मेरे प्रिय मित्रों, आइए 2 जनवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110-2 ज्योतिष के द्वितीय दिवस में आइए प्रवेश करें। उससे पहले सर्वप्रथम मुख्य महत्वपूर्ण काम, सूर्योदय कितने बजे हुआ वो जानना अनिवार्य। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम, सूर्योदय 7:06 में, अस्त होगा 17:25 में। सात से 8, 8 से 9, 2 घंटा, करीब करीब 2.5 घंटा हो चुका है। कहें कि ढाई घंटे के करीब होने वाला है। 1:27, 2:27, 2 घंटा 27 मिनट हो चुका है। 2:28, 2:28 स्थानीय समय, सूर्योदय को आए हुए 2 घंटा 28 मिनट हो चुका है। तो आइए हम भी स्वाध्याय के अंतर्गत आने वाला जो सर्वप्रथम मुख्य कार्य, स्वधर्म जो है, दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम नई वर्ष में को परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन क्या कि जो पहले पाठ्यचर्या जो पहला भाग जो था उसको हम अंतिम में लेंगे, पाठ्यचर्या और प्रश्नोत्तर चर्चा को अंतिम दूसरे भाग में लेंगे। पहले क्रम में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को लेंगे, पाठ्यचर्चा को लेंगे। पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम जो सिलेबस जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, तो पाठशाला का दूसरा भाग है, हम उसको पहले इस पर हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद दूसरे जो पाठशाला का जो पहला भाग है उसको बाद में चर्चा करेंगे। ये क्रम हमने परिवर्तन कर रखा है। तो ज्योतिष का द्वितीय दिवस है। स्नातक द्वितीय वर्ष की ओर हम कल प्रवेश कर गए थे। उसमें हमने उस पुस्तक का नाम जो है, द्वितीय पुस्तक जो है, द्वितीय वर्ष की जो पहले प्रश्न पत्र का जो पुस्तक है ज्योतिष के विषय की, उसका नाम था जातक शास्त्र और प्रादेश के सिद्धांत। और खंड जो पहला था उसका अंदर जातक स्कंदों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। उसका इकाई, दूसरी और तीसरी इकाई, 2 इकाई आज हम लेंगे आज की पाठशाला में। दूसरी और तीसरी इकाई को लेंगे। दूसरी इकाई का नाम है राशिशील, तीसरी इकाई का नाम है भाव विचार। तो आइए प्रवेश करें। उससे पहले एक हम स्वकृति को लेने का हम प्रयास करें। शिक्षा के ऊपर थोड़ा हमें और 1-2 शब्द हमें मिले, आगे फिर बीच में अगर मिलता रहेगा तो हम और इसमें साझा करते रहेंगे। शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, हर युवा जागरूक रहे हमारा। शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, हर युवा जागरूक रहे हमारा। शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, हर युवा जागरूक रहे हमारा। शोषण हिंसा का न हो बोलबाला, शोषण हिंसा का न हो बोलबाला, हर व्यक्ति होवे सुफल हमारा। शोषण हिंसा का न हो बोलबाला, शोषण हिंसा का न हो बोलबाला, हर व्यक्ति होवे सुफल हमारा। प्रतियोगिता का न रहे बोलबाला, प्रतियोगिता का न रहे बोलबाला,
आनंद उत्सव जीवन हमारा, आनंद उत्सव जीवन हमारा। शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, शिक्षा में क्रांति का बोलबाला। हर युवा जागरूक रहे हमारा, हर व्यक्ति अनूठा का ख्याल हमारा, हर व्यक्ति अनूठा का ख्याल हमारा। सरल सरस सहज होगा जीवन हमारा, सरल सरस सहज जीवन होगा हमारा। शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, हर युवा जागरूक रहे हमारा, हर युवा जागरूक रहे हमारा। तो ये हमने ये पद हमने यहाँ पर साझा किए, 4 पद, और जो होगा सब साझा करते रहेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा में क्रांति, पिछले वर्ष हमने कहा कि शिक्षा में क्रांति आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, यहाँ तक उस क्रांति से कुछ हल होने वाला नहीं जब तक कि शिक्षा में क्रांति न हो। आर्थिक में क्रांति हो जाए तो कुछ हल होने वाला नहीं, धार्मिक क्रांति हो जाए तो भी कुछ हल होने वाला नहीं है, राजनीतिक क्रांति जाए तो भी कुछ हल होने वाला नहीं है। क्रांति तो होना है शिक्षा में। तो क्रांति का, शिक्षा में क्रांति का बोलबाला, हर युवा जागरूक रही। अब कौन करेगा शिक्षा में क्रांति? युवा ही कर सकते हैं। और युवा होने से पहले प्रौढ़ हो चुके हैं, तो फिर कौन करेगा शिक्षा में क्रांति? युवा उम्र से युवा होना नहीं है। युवा के लिए तो हमारे मनस और आत्म तलबरी में युवा होने की आवश्यकता होती है। मानना नहीं, जानने की आवश्यकता होती है, तड़प होती है। जहां पर शोषण, हिंसा हो रहा वहां पर बोल, वहां पर धावा होना चाहिए। लेकिन नहीं, युवा होने से पहले प्रौढ़ हो चुका है, मनस में और आत्मा से कुछ उनकी पुकार ही नहीं है। तो इसी पर हमने बात की। 4 हमने पद यहां पर साझा किए। आइए हम आप पाठशाला का जो दूसरा भाग है, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा में आइए प्रवेश करें। उसके बाद हम पाठशाला के पहले भाग में पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा में बात करेंगे। उसमें बात करेंगे प्रश्नोत्तर चर्चा में हम जो पिछले वर्ष हमने स्नातक प्रथम वर्ष में देखा, पिछले वर्ष जो हमने देखा, उसी पर हम क्या करेंगे, हम पुनरावृत्ति उसी को हम, और उसको हम अब हम क्या करना है, इसको मौजूद बनाना है, इसको समझना है हमको। तो वहां पर हमने ब्रह्मांड निकाला, जन्म कुंडली निर्माण जो स्नातक प्रथम वर्ष में हमने जो पिछले वर्ष देखा था, उसी को हमें और तैयार हमें करना है। बात ख्याल में नहीं आई है, जब तक ख्याल में आए तब छोड़ने वाले है नहीं हम। तो वहां पर हम पाठशाला के पहले भाग में उस पर बात कर लेंगे। पहले पाठशाला के दूसरे भाग को पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें हमने, 2 इकाई हमें लेनी है और 2 बातें हमें ख्याल रखनी है। पहली बात है राशिशील और दूसरा भाव विचार पर हम बात करेंगे। और उससे पहले हमें कल बात कहा कि क्या है, ज्योतिष के 3 हिस्से होते हैं। पहले को हमने सिद्धांत कहा, या इसका हमने कहा ही तंत्र भी होता, हमने ये कहा, कभी ख्याल करना था हमें, इसका नाम तंत्र भी होता है। इसको हम तंत्र भी कहते हैं, सिद्धांत को या तंत्र को। सूर्य सिद्धांत आपने नाम सुना होगा, तो वो भी, इसमें भी वो ज्योतिष का पहला हिस्सा, पहला भाग। अब क्या है, कल हमने समझा सिद्धांत तंत्र किसे कहती है, हमने कल समझा। उसके बाद दूसरा होता है संहिता, बृहत संहिता हमने देखा, जय संहिता हम कहते हैं, महाभारत को पुराना नाम। दूसरा भाग है ज्योतिष का। तीसरा भाग आता है जातक, होरा या फलित। जातक, होरा या फलित के अंतर्गत, जो फलित ज्योतिष है उसके अंतर्गत आता है होरा या जातक आता है। तो हम तीसरे भाग को समझने का हम प्रयास पहले कर रहे हैं। और हमने कल ये भी कहा कि जातक या होरा जो फलित जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति का, व्यक्ति है उसका जीवन और उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति पर, और उसके व्यक्तित्वों के अंतर्गत उसके व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व है हमारा उसका जीवन और उसका व्यक्ति के योग को हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। कि उसका
स्वभाव, उसका वर्ण, उसका ढंग, और साथ ही साथ उसका जीवन जीने का जो इतना समय था उसमें को देखना, को उस इन दोनों के योग को तो हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। एक व्यक्ति 70 वर्ष जीता है तो 70 वर्ष उसका क्या जीवन, उसका समय भी हो गया, समय अवधि हो गया। अब उसमें उसका वर्ण क्या था, किस वर्ण का था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। बोले उसका काम क्या था, काम कौन सा उसका ज्यादा कार्य, जो स्वधर्म था, कौन सा था? मस्तिष्क वाला, सोचना, विचार करना, चिंतन करने वाला था, या कौन सा वाला था? या दूसरा श्रम बल था, ज्ञान बल था, श्रम बल था, उदर बल था, या चरण बल था, शिवा बल था, कौन सा बल था? तो ये उसके वर्ण की हम बात करते हैं, और आश्रम की, यथा जीवन की, उसके हिसाब से व्यक्तित्व बनता है। तो ये हम व्यक्ति के यहाँ पर व्यक्तित्व पर, उसके जीवन पर और उसके व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। पहले तो व्यक्ति पर देखते हैं, फिर व्यक्ति के यहाँ पर, व्यक्ति पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उसके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, उसकी जांच, उसकी परख, उसका अनुरक्षण, उनका परीक्षण करना, उसका शोध करना, उसका अनुसंधान करना किस भाग में होता है? ज्योतिष का तीसरा भाग, फलित ज्योतिष, या उसको जातक कहें या होरा भी हम कहते हैं। जातक इसका तो वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जातक शास्त्र और फलादेश का सिद्धांत पुस्तक का नाम दिया है द्वितीय वर्ष में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ने। द्वितीय वर्ष में जो पुस्तक का नाम वही रखा है जातक शास्त्र। जातक शास्त्र, जातक शास्त्र मैंने कहा कि विज्ञान, शास्त्र का मतलब सम्मत, जहां पर लोगों का जो व्यक्ति जानने वाले, जो विचार करने वाले, चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, उन सभी का एक ही मत आया, उसको हम शास्त्र कहते हैं, और अभी इसे हम विज्ञान कहते हैं। और फलादेश का सिद्धांत, फल मतलब आगे जो भविष्य में जो घटना होने वाली है उसका आदेश करना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में दर्शन कराना, उसके बारे में बताना, जिक्र करना, विवरण करना, उल्लेख करना, जिक्र करना, वो फल आदेश बताना, भविष्यवाणी करना, उसको हम समझने का प्रयास। तो दूसरी और तीसरी इकाई में है राशिशील और भाव विचार। अब राशि क्या होती है, यानी कहने का मतलब है पहले द्वितीय इकाई में हम राशि को समझेंगे, तीसरी इकाई में भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब राशि क्या है और भाव क्या है? तो पहले तो हम राशि की बात करेंगे, द्वितीय इकाई क्या है, राशि है। फिर राशि का शील एक शब्द आया है, और उसका फिर भाव विचार। तो पहले हमें राशिशील और भाव विचार तो बाद में समझना होगा, पहले हमें उसके आगे ये राशिशील जो दो शब्द हैं, उससे पहले जो राशि है, उस राशि का मतलब क्या होता है? आंग्ल भाषा में उसको अमाउंट कहते हैं, और उसको थोड़ा और भाषा में कहें तो हिंदी रूपांतर को ढेर कहते हैं। अब किसका ढेर? कहते हैं पैसे, कितने पैसे भाई, कितने अमाउंट है भाई, तो पैसों का ढेर है, वो मुद्रा का ढेर है, तो ऐसे ही हम उसको राशि कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो यहां पर भी हम राशि की बात है, तो किसकी राशि, अब कौन है उसमें, क्या चीज है? तारे हैं, स्टार है। तो स्टारों का जो समूह, जो ढेर है, उसको हम राशि कहते हैं। तो राशि कितनी है? वो जो तारों का समूह, जो ढेर है, वो कितने ढेर है हमारे हिसाब से? 12 ढेर है। और 12 ढेर है, क्रम से हमने क्या नाम दे रखा है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 हमने उनके नाम दे दिए। पहला ढेर का नाम मेष दे दिया, दूसरे का नाम वृश्चिक दे दिया, तीसरे का नाम मिथुन दे दिया, चौथे का नाम कर्क दे दिया, पांचवें का नाम सिंह दे दिया। ये उसका ढेर का हमने नाम दिया है। लेकिन हम ढेर का राशि कह रहे हैं, ढेर कह रहे हैं, अमाउंट कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तारों का समूह है। तो राशि मतलब हो गया नक्षत्रों का समूह, ख्याल रहे, राशि हो गया नक्षत्रों का समूह। अब नक्षत्र क्या है? तारों का समूह है, 27 नक्षत्र है। और हमने कहा कि एक राशि में 9 चरणाक्षर आते हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरणाक्षर आते हैं। 4 4 8, यानी कि एक राशि में 2 नक्षत्र प्लस 1 चरणाक्षर, क्योंकि एक चरणाक्षर में 4 हो गए, दूसरे एक नक्षत्र में 4 चरणाक्षर हो गए, दूसरे नक्षत्र में फिर 4 चरणाक्षर हो गए, तो 4 4 8 हो गया। 4 में धन 4 करते हैं तो 8 हो जाता है, और प्लस 1 शेष रह जाता, तो एक और आता है, बाहर से हमें लेना पड़ता है, दूसरे नक्षत्र वहां से एक चरणाक्षर हमें लेना पड़ता है, तब जाके 9 चरणाक्षर होते हैं, तब जाके एक राशि बनती है, चाहे वो मेष बने, मिथुन बने, कर्क बने, सिंह बने, कन्या बने, तुला बने, वृश्चिक बने, धनु बने, मकर बने, कुंभ बने, मीन बने। तो सभी में क्या होगा? 9, और 9 गुणा 12 होते हैं, तो 12 नमा कितना होता है? 12 गुणा 9 तो कितना होता है? 108 होता है। तो 108 चरणाक्षर होते हैं, ये हमने ख्याल रखा। अब हमने कहा ऐसे ही क्या है,
27 नक्षत्र हैं। अब 27 गुणा 4 करते हैं तो भी 108 आता है। 27 हमने कहा नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी से लेकर के रेवती तक जो 27 नक्षत्र हैं और मध्य में एक बीच में एक अभिजित नक्षत्र भी आता है, ये हमने कहा। तो देखिए 27 हमने कहा कि एक नक्षत्र में चरणाक्षर 4 होते हैं तो 27 होते हैं नक्षत्र, तो 27 होकर हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 27 गुना 54, 54 गुना 108, तो यहां भी 108 ही आएगा। तो 108 चरणाक्षर होते हैं। अभी चरणाक्षर क्या होते होंगे? क्या है चरणाक्षर? इस पर हमें आगे काम करना है। चरणाक्षर में तारों का हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है हम लोग को जो भौचक्र जो है उसको हमने क्या करा है? 12 भाग में हमने बांट दिया। 27 भागों में बांटा, 27 को फिर हमने अब 12 भाग में बांट दिया। अब 12 के बीच में हमारे ग्रह भी आते हैं। अब ग्रह हमारे 9 होते हैं, राहु के तो 2 वो भी होते हैं, छाया ग्रह भी होते हैं, वो 7 भी है और भी है, 2-3 और आगे हैं। अरुण वरणयम, तो ग्रह तो और भी है जिसमें वो मनुष्यों ने इसका शोध किया था, देख रहे थे तो उसमें उनको 7 ही दिखे। लेकिन अब देख रहे हैं तो हमारे पास यंत्र में हमारे पास साधन है तो हमें और दिख रहे हैं, और भी हो सकता है। तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें साधन नहीं थे तो हमें 7 ही ग्रह दिखे, साथ में 2 ग्रह छाया ग्रह हमें दिखे। अब हमें आधुनिक समय में हमें क्या है, थोड़ा संसाधन हमको मिल चुका है तो हमें 2-3 और मिल गए। तो ये तो चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे साधन हमें मिलेंगे तो हमें और कुछ और नया मिलता रहेगा, वो तो है। हमें ख्याल नहीं, हमें पता नहीं दिख रहा तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो उसमें हमने 6-7 ग्रह, 2 छाया ग्रह। तो राशि हमने बात की, भाव क्या होता है फिर जी? राशि तो ये होगी, अमाउंट तो ये हो गया, ढेर तो ये हो गया कि तारों की हम बात कर रहे हैं। अब तारा कौन है? एक तारा तो हम परिचित है ही, जितना उजाला कर रहा है। ऐसे ही तारे सब और भी बहुत सारे तारे हैं, उन तारों की बात हो रही है। तारों की बात क्यों करी हुई, यहां पर ग्रहों की बात क्यों नहीं करते होंगे? तारों और ग्रहों में ऐसा क्या फर्क है? तो हम कह रहे हैं कि नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं, नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं। ग्रहों के समूह को क्यों नहीं कहा, तारों के समूह को क्यों कहते? प्रश्न तो हो सकते हैं ना, तभी तो शोध होगा, तभी तो चिंतन होगा, तभी तो थिंकिंग होगा, तभी तो हल होगा कुछ, तभी तो कुछ आगे नया जन्म होगा। तो ग्रह को क्यों नहीं लेते? अब ग्रह क्या है, स्वप्रकाशित नहीं है। पहली बात तो हमें यह ख्याल रखना कि ग्रह जो होते हैं वो स्वप्रकाशित नहीं होते हैं, स्टार नहीं है वो। ग्रह है, प्लैनेट है, घुमक्कड़ है, घूम तो रहा है, किसका है? स्टार की, तारे की, सूर्य की चारों परिक्रमा करता है। तो जो प्रकाशमान है, जो जागृत है, वही तो दूसरे को जागृत कर पाएगा। तो ये क्या वहां पर कारण है? हमने नक्षत्रों की, तारों की, हमने नक्षत्र में तारों की बात की। ग्रह की भी बात करते हैं, ग्रह का भी तो प्रभाव होता है, लेकिन हमने नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो वहां पर तारों की बात करते हैं, क्योंकि वो प्रकाशमान होते हैं, वह ज्योतिर्मय होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। ग्रह में ऐसा नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन आप ग्रह में नहीं दिखता फिर भी तो प्रभाव डालते हैं, इसलिए उस ग्रह का भी हम जिक्र करते हैं। और भी छोटी छोटी हमने कहा कि ज्योतिष में क्या है, छोटा सा छोटा प्राणी लेकर के और बड़ा सा बड़ा खगोलीय पिंड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा पौधा और एक बड़ा खगोलीय पिंड कितना ही दूर पर क्यों न हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संयुक्त है, सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। अनजान अपरिचित रास्ते से क्या है, जुड़े हुए हैं, हमें ख्याल हो या न हो। इसलिए परिवर्तन, इसलिए क्या होता है, हमें प्रभावित करते हैं, प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर उसके प्रभाव को जानने का प्रयास और अनिवार्य। ज्योतिष में हमने कहा 3 भाग होते हैं। तो जो ज्योतिष का जो पहला हिस्सा जो अनिवार्य इसेंशियल है, वहां पर फिर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वहां तक हमें पहुंचना है तो वहां पर हम समर्पण कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, वहां पर हम राजी
होना पड़ेगा, वहां पर सब निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है, वहां पर फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस अनिवार्य जगत में प्रवेश करने के लिए हमें कैसे प्रवेश हो, उसके लिए हमें तरह तरह के खोज में करने पड़ते हैं। उसके लिए हम खोज करनी पड़ती है, तारों का क्या स्वरूप है, क्या है चीज है। इसलिए हमें ग्रह की बात करनी पड़ती है, इसलिए नक्षत्रों की बात करनी पड़ती है, इसलिए हम तारों की बात, ये तो हमारे क्या है अभी, ये तो थोड़ा हमारा एक आयाम है। ज्योतिष में तो और भी आयाम है बहुत सारे, ये तो प्राथमिक आयाम है, एक ही आयाम का है, मतलब एक मुख्य आयाम कह सकते हैं। और भी बहुत सारे आयाम है अनिवार्य जगत की बात करने के लिए। तो हमने कहा कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। ये कब तक होती है? जब तक हम गैर अनिवार्य में रहें, नॉन इसेंशियल में रहें या सेमी इसेंशियल अर्ध अनिवार्य में रहें, तब तक हमें दुर्घटना लगती है। लेकिन जैसे ही अनिवार्य में इसेंशियल जगत में जाते हैं तो वहां पर सब फिक्स होता है, सब सुनियोजित तरीके से होता है, पूरा व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट होता है वहां पर। उस तरह हमें प्रवेश करना है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। तो आइए, राशि तो हमने बात कर लिया। अब राशि के क्रम में अगला आता है भाव। भाव हमने कहा कि जो भचक्र जो पूरा है पृथ्वी के ऊपर, जो हमें पूरा जो हमें दिखता है, पृथ्वी गोल तरीके से है, तो उसके चारों ओर हमने क्या बना रखा है, एक काल्पनिक चक्र हमने बनाया। उस चक्र को फिर हमने 12 भागों में बांटा। अब उसके चारों में क्या घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं, तारे हैं, इनको हमने रखा। तो ऐसे ही फिर हमने ग्रहों को रखा, तो सेमी ने 12 भाग करे, तो उन 12 भागों का नाम हमने 12 भाव दिया, 12 कोष्टक हमने करे। और उन 12 कोष्टक को करने के बाद हमने ऐसे ही हमने 12 राशि भी करी, 12 भाग हमने करे। उन 12 भावों का नाम हम कहते हैं पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव कहते हैं। और उन भावों के अंतर्गत फिर क्या आते हैं, 12 राशि आते हैं, अर्थात तारे आते हैं। अर्थात कहें कि पूरा वर्तुल था, एक मानचित्र, हमने पूरा एक काल्पनिक हमने एक चक्र बना दिया, उसको हम काल चक्र कहते हैं। काल चक्र का पीछे चक्र मतलब है, चक्र मतलब वलय, एक वर्तुल बनना, वर्तुल हम बना देते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर बनना है। तो उससे हम जानते हैं कि वो जो हमारे आसपास जो ग्रह नक्षत्र, जो हमारे ग्रह तारे इत्यादि जो है, वो हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं, करते तो हैं। कितना प्रभावित करते हैं, क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, इसका सब खोज का नाम। इसलिए हम क्या करना पड़ता है, हमें नक्षत्रों का अध्ययन करना पड़ता है, उनका खगोल का हमें देखना पड़ता है कि कहां पर क्या है, क्या चीज है। लेकिन जहां तक इसके अंदर में क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक सोलर सिस्टम, जो हमारा सौर परिवार है, इसी के चारों ओर हमें क्या प्रभाव पड़ा है। अगर ये इतना प्रभाव कर रहा है, तो फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, फिर वहां पर और भी जो ग्रह, उपग्रह, तारे होंगे, वो भी तो हमें प्रभावित करेंगे। लेकिन छोटी सी दृष्टि हमें मिल जाए तो फिर अनिवार्य जगत में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये ज्योतिष का प्रयास है। तो ज्योतिष का मतलब हमें मुख्य 3 भाग होते हैं, कहा ज्योतिष का मतलब 3 भाग होते हैं। लेकिन हम पहले पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, और उससे व्यक्ति से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लास में कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में जो पहले एक विद्यार्थी, 2-3 विद्यार्थी ऐसे जो गपशप करते हैं, तो उससे क्या होगा, कक्षा में जो क्लास में जो हमारी पाठशाला हो रही है, उसमें व्यवधान होगा। उस व्यवधान को समझना है, कैसे उसका हम क्या करें, समाधान करें। क्या उसको कलह करने से हमारी कक्षा में व्यवधान होता है, तो क्यों होता है। ऐसे हमारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनकी कैसी स्थिति में हमारा जो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, कैसे सुख, कैसे आनंदित हैं, उसकी खोज। तो भाव 12 चक्र, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे इकाई में भाव विचार, और पहले में राशिशील। आइए प्रवेश करें। पहली बात हमने कहा, पहले इसमें हम प्रस्तावना को समझेंगे। अब दोनों इकाइयां हैं, दोनों इकाई में क्या है, प्रस्तावना उद्देश्य सेम है, तो इसलिए हमें एक ही होगा, तो इसलिए हमने इसको एक ही भाग में रख दिया है। तो पहले दूसरी इकाई का नाम राशिशील में पहला चरण रहेगा प्रस्तावना, दूसरा चरण रहेगा उद्देश्य, तीसरा चरण है राशि परिचय। राशि परिचय का अंदर पहला भाग है राशि की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद फिर दूसरा चरण में, दूसरा उपशाखा में, दूसरा भाग में राशि का स्वरूप एवं विभिन्न नाम। इसके अंतर्गत इसके 28 भाग दिए गए हैं। 28 भाग को हम समझेंगे, 28 भागों में राशि का स्वरूप और विभिन्न नाम या संज्ञाओं को समझेंगे। इसके लिए 28 भाग हैं। 28 में 16वां नंबर का जो भाग आएगा, उसके पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हैं, उसको समझेंगे।
16 भाग को फिर हम 8 भाग में समझेंगे, तब जाकर वो बात पूरी ख्याल में आएगी। इसका जो 23वां भाग है, 23वां भाग के पुनः क्या है, फिर भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग है। 12 भाग में हम क्या करेंगे, 23वें भाग को और समझेंगे, उस उपचरण में समझेंगे उसके और उसके चरण होंगे। उसके बाद 24 25 26 के पुनः और भाग होंगे। कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। 9 भाग में उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। चौथा चरण शुरू हो जाएगा, सारांश रहेगा और 2 प्रश्न होंगे। इकाई क्या हो जाएगी, दूसरी इकाई राशिशील पूर्ण हो जाएगी। राशिशील नामक जो द्वितीय इकाई है वो पूर्ण हो जाएगी। तृतीय इकाई की ओर प्रवेश करेंगे। पहला चरण प्रस्तावना रहेगा, दूसरा उद्देश्य रहेगा, तीसरा भावों का परिचय। उसके बाद इसका जो तीसरा है, उसका पहला चरण रहेगा द्वादश भाव का विभिन्न स्वरूप। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चरण होंगे। इसके 9 चरणों में उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। उसका फिर दूसरा चरण आएगा भावों का कारक तत्व क्या होते हैं। इसके अंदर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 भाग हम समझेंगे, क्योंकि 12 भाव हुए। कितने होते हैं, 12 भाग हमने कर रखे हैं, तो इसलिए 12 भाव का कारक तत्व क्या होता है, इसको 12 भाग में समझेंगे, क्योंकि 12 भाव के प्रत्येक भाव को अलग अलग समझना होगा, तो इसलिए 12 हो गए, तो 12 चरणों में उसको समझेंगे। फिर तीसरा चरण आता है तीसरे भाग का, राशियों का स्वरूप क्या है। अब राशि भी 12 है, तो इसलिए 12 इसके क्या हो जाएंगे, चरण हो जाएंगे। तो चौथा है होरा लग्न साधन क्या है, एक बिंदु ये भी जाता है, इस पर बात कर लेंगे। फिर 5वां घट्टी लग्न साधन क्या होता है, इसकी भी बात कर लेंगे। उसके बाद छठा चरण आता है भावफल, और भावफल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है। अब हम कह रहे हैं कि भावफल यहाँ भी 12 भाव होते हैं, तो इसलिए 12 चरणों में उसको समझेंगे। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 छठा जो भाग होगा उसका पुनः एक बात और हमें समझनी है, इसलिए मैं 2 हरे पेन से दिखा रखा है, हरे कलम से दिखा रखा है कि इसके अंदर हमें 2 बातें ख्याल रखनी है। एक तो ये स्वयं हो गया, दूसरा उसके बाद एक बात और हमें समझनी है। तो छठा 7वां 8वां का पुनः एक बात और हमें समझनी, इसलिए इसको भी हमने एक तीर आगे और लगा दिया, तो इसका मतलब ये कि 2 बात हमें यहाँ पर समझनी है। इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया। और उसके बाद 7वां चरण आ जाएगा सारांश, और 2 प्रश्न होंगे। उसके साथ क्या जाएगा इकाई, तीसरी इकाई पहले खंड जातक। इस ग्रंथ के अंदर जो पहला जातक खंड नामक जो पहला खंड है, उसके अंदर जो इकाई तीसरी पूर्ण हो जाएगी। ये 7 चरण। आइए अब इसको हम लेते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तक के माध्यम से। राशिशील इकाई की संरचना, स्ट्रक्चर, प्रस्तावना, उद्देश्य, राशि का परिचय। राशि का परिचय हो गया, राशि की परिभाषा। राशि के स्वरूप विभिन्न संज्ञाएं मतलब नाम होता है। बहुत प्रश्न हो जाएंगे, सारांश, परिभाषा, शब्दावली। बहुत प्रश्न के उत्तर हो गया, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य सामग्री, सहायक, निबंधात्मक प्रश्न। ये इसकी क्या है, संरचना बनाई है। प्रस्तावना में राशि क्या है, राशि को हम नक्षत्रों के समूह को हम राशि कहते हैं, क्योंकि हम राशि का सील, अब सील का मतलब होता है स्वभाव, स्वरूप। दूसरी मतलब कुरूप, स्वरूप और कुरूप की हम बात करते हैं। तो सील मतलब हो गया जो हमारा स्वरूप है। तो ऐसे राशि का सील, अब राशि का सील का मतलब क्या होगा, अमाउंट। अब अमाउंट किसकी, भाई हम पैसों की बात करते हैं, पैसा क्या है, अमाउंट है कह रहे हैं हम। अब पैसा का स्वभाव होगा या, पैसा का स्वभाव अमाउंट है, लेकिन ख्याल बाद में तो राशि जो हम कह रहे हैं, यहां पर तो पैसा है, ठीक है, यहां पर तो वस्तु है, वहां पर तो तारे हैं। तो तारों को जो हम समूह कह रहे हैं, जो ढेर कह रहे हैं, उनका सील कैसा होता है, तारों का सील कैसा होता है। एक तरह से हम कहें राशि का सील मतलब राशि होते हैं 12 अर्थात तारे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है जो तारे हैं, जो तारों का जो ग्रुप, जो समूह कह रहे हैं, उनका सील, उनका स्वरूप क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे दूसरी इकाई में। तो उस नक्षत्रों के समूह को कहा, तो नक्षत्र मतलब होता है, अब नक्षत्र के अंदर तारे आते हैं, तो तारा जो मैंने सूर्य यानी कि जो हम कह रहे हैं जो तारा है, उसके स्वरूप क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास दूसरी इकाई में। और तीसरे में भाव विचार को हम करेंगे। भाव मतलब जो उन्हें भाग कर रखे हैं, जिस एक कमरा है, इस कमरे के अंदर किस चीज, क्या चीजें रखी है। अब क्या चीजें रखी होगी तो उसको स्वभाव होगा, वो भाव विचार हम करेंगे तो तीसरी इकाई में, दूसरी और तीसरी इकाई में। तो ये बात आएगी। तो नक्षत्रों के समूह को हम राशि कहते हैं, और 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां होती हैं। उद्देश्य कह रहे हैं कि राशि को परिभाषित करने में समर्थ, राशि के महत्व को समझा सकेंगे, राशि के सिद्धांत निरूपण करने में समर्थ, राशि के स्वरूप का वर्णन, राशि के संबंध को निरूपण करने में आप समर्थ हो जाएंगे। ये इसमें दिया हुआ है। अब राशि के पर्याय होता है समूह, हमने कहा, मतलब राशि जो शब्द है,
राशि जो हम कह रहे हैं, राशि का पर्याय मतलब पर्याय जो है समूह होता है, ग्रुप होता है, या धन भी हम कहते हैं और या हम ढेर भी हम कहते हैं। तो इसका क्या है, इसका पर्याय है। तो उद्देश्य में 5 उद्देश्य। अगला है परिचय। अब यहां पर हम ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हमें समझना भी है, लेकिन 4 राउंड में हमें 4 चरणों में इसको हमें समझना है। कहने का मतलब अभी हमारा फर्स्ट सीरीज हमारी प्रारंभ हो रही है। हमने कहा कि उपासना टेस्ट सीरीज, उपासना परीक्षण श्रृंखला 2021 प्रारंभ हो चुका है। तो उसके पहले 100 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले साल हमने करा था, स्नातक प्रथम वर्ष में करा था, 99 दिवस का हमने करा था, 33 करके हमने रखा था तीनों का, ज्योतिष, संस्कृत और मनोविज्ञान को हमने 33 दिन में हमने बांटा था, और एक दिन में महोत्सव कार्यक्रम हमने आयोजन करा था। ऐसे ही यहां पर हम आप क्या करेंगे, यहां पर पहले चरण में क्या करेंगे, 33 99 दिन हो गए, एक दिन महोत्सव कार्यक्रम हो जाएगा, 100 दिन पूरे हो गए। अब बचे यहां पर 80 दिन। 80 दिन को हम पुनः 3 भाग कर लेंगे, 25 और 30 में उसको बांट देंगे। तो 25 को फिर हमने 25 में भी आप हमें तोड़ना है। 25 में भी अब 3 विषय था, 6 प्रश्न पत्रों को हमें क्या करना, 25 दिन में हमें क्या करना है, व्यवस्थित कर लेना है। उसको हमने व्यवस्थित हमें कर लेना है 25 दिन में। कैसे इसको मैनेजमेंट करेंगे, कैसे भी व्यवस्थित करेंगे, तो 24 दिन में रख देंगे, एक दिन और शेष जाएगा तो उसको महोत्सव कार्यक्रम बना लेंगे। ऐसे ही ठीक दूसरा क्या जाएगा, तीसरी जो सीरीज आएगी उसको भी हम क्या कर लेंगे, 25 दिन में रख लेंगे। तो 24 दिन को उसको हम, जो हमारे 6 विषय हैं, दो करके 2 4 6 प्रश्न पत्र हैं, उनको भी क्या कर लेंगे, 24 दिन में रख देंगे, एक दिन फिर महोत्सव कार्यक्रम हो जाएगा। तो ऐसे 25 में 50 दिन हो गए, बचे 30 दिन। 30 दिन में क्या कर लेंगे हम, 30 दिन जो हमारा जो अंतिम चरण, जो हमारा फाइनल जो हमारा मैच होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 7 का हम क्या रख दिए, 7 दिन का हम रख देंगे। 7 चको 28, 7 दूना 14, 7 चको 28। तो उसमें हम क्या कर देंगे, इसको फिर जो हमारा जो अंतिम राउंड फाइनल राउंड होगा उसमें इसको रख लेंगे अंतिम चरण, क्योंकि उसमें परीक्षा भी होगा, परीक्षा का समय भी आएगा। कब की बात कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं। जून महीना अर्थात जो 30 दिन हमारे पास रहेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है, क्योंकि आप परीक्षा भी आएगा, वो भी हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर फिर परीक्षा भी होगी। 6 दिन तो अपने परीक्षा में चले जाएंगे हमारे, क्योंकि 6 प्रश्न पत्र मिला, 6 परीक्षा। अब ये भी नहीं, ये भी है कि हमारे एक दिन में 2 प्रश्न पत्र भी हो सकते हैं। ये स्पष्ट कहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने, एक दिन में 2 भी हो सकता है भाई, तैयार रहो। तो 6 है, हम 6 दिन की बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा दिन भी ले लें, हो सकता है कम दिन भी, 2 प्रश्न पत्र हो जाए, 2 पाली में, सुबह की है तो शाम की, ये भी कर ले, ऐसा भी होता है। ये हमें ख्याल है। तो कैसी भी स्थिति आ सकती है, कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, तो हमें क्या करना, हमें मई में हमें तैयार हो जाना है, और अंतिम फाइनल राउंड फिर हमें जो 30 दिन हमारे बचे हैं वहां पर हमें सतर्क रह जाना है, जागरूक हमें रह जाना है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहे ये रहा आपका डेट शीट, आ जाओ। तो हमें तैयार हो जाना है, हमें मई में ही तैयार हो जाना है, हमें तीसरे राउंड में हमें तैयार हो जाना है। चौथा राउंड जब फाइनल मैच चल रहा होगा तो वहां तो फिर औपचारिकता रह जाएगी, उसमें तो फिर हमें क्या करना है, पूरा जितना हम उसको अंतिम समय राउंड में जितना जो उससे हम जितना उसको जल्दी हम कर सके वो हमारे लिए उचित रहेगा। हम 6 दिन की अगर बांट देंगे तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारे 7 प्रश्न पत्र हैं उनको हम क्या कर लेंगे, वहां पर व्यवस्थित कर लेंगे। तो अंतिम 6 दिन हमारे वो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और एक दिन बच जाएगा तो फिर उसको बीच में एक दिन आएगा महोत्सव कार्यक्रम। 29 मार्च को होली है, तो उस दिन हम महोत्सव कार्यक्रम कर लेंगे। उस दिन सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर लेंगे। तो एक दिन हमें क्या करना है, क्लास में क्या करना है, उसको नहीं करनी है, बाकी शेष दिन में। और एक दिन और बचेगा तो हम सत्र कार्यक्रम भी ले लेंगे, उसके भी हम डिस्कस कर लेंगे पूरा। ये पूरा जो हमें आगे रणनीति जो है उसके बारे में हमें विचार कर लेना है कि आगे आने में हमें क्या करना है। तो इस तरह से हमें 180 दिन की जो हमारे परीक्षण श्रेणी का श्रृंखला शुरू हो चुकी है, उसको कैसे हमें व्यवस्थित करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको हैंडल हमें करना है, कैसे हमें चलना है, उसके में रणनीति हमें ख्याल में रखे। उसमें प्लान जो है, उसको प्लान हमें पहले बनाना है, योजना उसको बनाना है, फिर उसको हमें उस योजना में जो हमने चिंतन कर रखा है उसको चलना है, उसको फिर अक्सर पालन करना है। कैसे पालन करेंगे, उसके लिए हम निरंतर बात हमें करनी होगी, निरंतर हमें चिंतन करते रहना पड़ेगा, थिंकिंग करते रहनी पड़ेगी, ये हमें ख्याल है। द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं।
द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं। तो पहले वर्ष जो गया गया, और पहले वर्ष में जो रहा, क्योंकि हमारा ज्योतिष विषय है तो ज्योतिष विषय में भी पहला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, तो हम पुनः यहाँ पर कहेंगे पाठशाला के पहले भाग में पुनः उसको लेना प्रारंभ और कर देंगे। ज्योतिष विषय जो है उसको हमें भी लेना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है, काम ही वही है, ड्यूटी वही है, तो यही करना पड़ेगा, ये चीज है। तो ये हमने बताया, मध्य में हम बात तो हम कर रहे हैं, काहे और बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना अनिवार्य है कि हमारे 4 चरण, मतलब ये पहला राउंड है, तो हमने कहा इसको विस्तार से पुस्तक में क्या दिया है पूरे। अब इसको दिखाने का मतलब क्या है, इसको दिखाने का मतलब है कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो पुस्तक दिए हैं, जिसमें पुस्तक में क्या है, पुस्तक में करीब 300 पेज इसमें प्रश्न दिए गए हैं, 300 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो 300 प्रश्न में ये दिखाने का मतलब ये है कि इसमें क्या दिया हुआ है, कहां पर क्या लिखा है, ये हमें दिख जाए बस। फिर इस पुस्तक को सीडी जो माध्यम से फिर इसको विदा करो। पूरी किताब तो आएगी नहीं, प्रश्न पत्र पूछेगा नहीं, जो महत्वपूर्ण बात हमें ख्याल रखनी, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल, जिसमें दृश्य तरीफ हम देख रहे हैं कि दिया क्या है। तो ये है, तो समय कम रहेगा, तो 33 दिन की राउंड है, इसलिए जल्दी हमें करना पड़ेगा और समय भी कम होता है, तो इसलिए हमें जैसे हमने पिछले वर्ष करा था वैसे यहाँ भी हम करेंगे 33 दिन की भी बात। तो पहला चरण चल रहा है, पहला चरण को हम क्वार्टर फाइनल बोलते हैं, दूसरे को सेमीफाइनल बोलते हैं, तीसरे को क्वार्टर टू फाइनल बोलते हैं, चौथे को हम फाइनल मैच बोलते हैं। उसको हमने 100, फिर हमने 25, फिर 25, फिर हमने 30 ऐसे रखा, 180 दिन ऐसे होते हैं, ये हमने देखा। तो ऐसे हमने इसको बांट रखा है, विभाजित हमने कर रखा है। जैसे हमने 12 राशि को हमने पूरे भौचक्र को हमने 12 भागों में बांटा है, तो ऐसे ही हमने क्या रखा है, जो हमारा स्नातक द्वितीय वर्ष है उसको हमने क्या कहा 4 भागों में बांट रहा है। तो बांटना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तभी इसमें क्या आता है वो बात हमें समझ में आती है, एक बार करने से नहीं आएगी। अब जो पिछली बार हमने जो था उसमें एक ही बार हम कर पाए थे, केवल हमें 110 दिन का हमें समय मिला था, इसलिए मैं यहाँ पर 110 दिन लिखा, केवल 110 दिन का हमें सुनने का अवसर मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा 180 दिन का अवसर मिल रहा है, तो हमें अवसर का तो फायदा उठाना चाहिए भाई, तो इसलिए हम 4 भागों से कर देंगे। तो राशि, अब हम प्रकरण, मुख्य प्रकरण पर, प्रसंग पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि राशि किसे कहते हैं। राशि क्या है, नक्षत्रों के समूह है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर आप क्या है, बाकी बातों को आप इनको रख नहीं लेना है, बस इसमें क्या था, यहाँ पर से यहाँ गद्दान से लेकर यहाँ गद्दान से हमें क्या समझना है, केवल ये समझना है कि नक्षत्रों के समूह को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, और उसको हम पर्यायवाची समूह या धन या हम ढेर भी इसको हम कहते हैं। ये बात पूर्ण हो चुकी है, बाकी बातों को शब्दों को छोड़ो, अब ज्यादा कुछ नहीं रहा, प्रस्तावना में इतना ही है। उद्देश्य में हमने कहा कि 5 उद्देश्य दिए गए हैं, बस काम बन गया। अब क्या है उसको भूल जाओ, ये भी गया, ये गद्दान को आप रटना नहीं है, रख नहीं लेना, धर नहीं लेना है। आगे आ गया तीसरा जो भाग है, राशि परिचय है। अब राशि परिचय में यहाँ पर सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को भी क्या है समझना है बस, और जो हमें लगे वो हमें थोड़ा जो महत्वपूर्ण प्रसंग है उसको याद करना, बाकी इसको भी क्या करना है, विदा करना है, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि अब एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। आप कहेंगे कि पूछा जाए कि नक्षत्र किसे कहते हैं, तो वहां पर मैं काली पेंसिल में लिख देना है, संस्कृत सूत्र के माध्यम से लिख देना है, नक्षत्राणाम समूह राशि कथ्यते, ये सूत्र में लिख देना है बस। क्या करेंगे वहां पर, नक्षत्राणाम समूह राशि कथ्यते, तो कथ्यते, बाकी फिर राशि क्या है उससे परिचय बता रहे, तो ये हमें सूत्र लिख देना है। अब उस पर 12 राशि बता देंगे क्या चीज है, 12 राशियां होती हैं, तो मेष वृष मिथुन करके राशि नाम बता देंगे। अब होता क्या है, बताते हैं कि जो 12 राशि आकाश में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, या जिसको हम क्रांति वृत्त भी कहते हैं, या सूर्य के भ्रमण मार्ग पर, सूर्य का जो भ्रमण, जो सूर्य को घूमने वाला जो पथ जो है उस पर स्थित होते हैं। ये वलयाकार प्रतिक्षण पूर्व क्षितिज पर उदय होते रहते हैं। जो उदय लग्न माना जाता है, जो उदय होता है, जो प्रारंभ होता है, उसको हम लग्न कहते हैं। तो ये बात हमें बतानी भी कुछ ज्यादा फिर विस्तार से और बातें देखनी नहीं है। अब इसमें कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड, जो पूरा होल जो यूनिवर्स जो है, उसको हमने 27 भागों में हमने बांटा, 27 भागों में हमने बांटा, और 27 भागों में हमने भाग में जो बांटा है उसको हम 27 भाग में, तो पहले भाग को पहला नक्षत्र बोल दिया, दूसरे भाग को दूसरा बोल दिया, 27 भाग में रख दिया। जो पहले से हमने जो पहले क्रम में आता उसको हमने अश्विनी बोल दिया, जो अंतिम में आता 27 में रेवती बोल दिया। तो ऐसे 27 भाग हमने करी, ऐसे ही 12 राशि हमने करी। अब क्या होता है, 12 राशि और लग्न का मानचित्र एक विराट पुरुष रूप में बताकर प्रत्येक पुरुष के नक्श सिर की चोटी तक, काल पुरुष के हाथ पैर मुख कान आदि इस प्रकार करा है।
अब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो हमने 12 हमने राशि बताए उसको हमने क्या करें, काल पुरुष को हमने शरीर में बांट दिया। काल पुरुष मतलब क्या, काल मतलब समय का पुरुष हमने कल्पना कर ली, उसको हमने समूह में क्या मानने बांट दिया है कि ये शरीर है, ये वाला शरीर है, ये चीज है कि ये वाली राशि इसको दिखाता है, ये वाला हिस्से को दिखाता है, ये वाला इसको दिखाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, सब होरा शास्त्र के द्वारा। होरा शास्त्र के द्वारा, जातक शास्त्र द्वारा, या फलित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। फलित ज्योतिष के अंदर कहो या जातक को या होरा को, उसके अंतर्गत ये बात होती है। तो ये मुख्य बात यहाँ पर हमने समझी थी। अगला प्रक्रम आता है यहाँ पर राशि परिभाषा। राशि की परिभाषा क्या है? अब जब काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष में जो हमारा मेष राशि वो मस्तक को दिखाता है, कर्क राशि हृदय को दिखाता है। ये हम उनको क्या रखा है, काल पुरुष के हिसाब से उन्हें बांट रखा है। अब कुंभ है दोनों जांघों, मीन राशि काल पुरुष के दोनों पाद स्थानीय उसको दिखाया है। तो राशि का मतलब होता है क्षेत्र, गिरोह शब्द के एकार्थ और ऋष शब्द नक्षत्र के एकार्थ सूचक है। तो राशि की परिभाषा क्या होती है, नक्षत्रों के समूह को हम राशि कहते हैं। ये बात हमें ख्याल रख लेनी है। और उसको कहेंगे आकाश में अनेक तारों का समूह में दिखाई पड़ता है। उन्हीं तारों के समूह को ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने देखा कि वह तारों का समूह में आकाश में एक आकृति का निर्माण करते हैं। उन्हीं आकृति के आधार पर आचार्य ने उन्हें राशि का नाम दिया। ये कुल कितने होते हैं, 12 होती है। राशि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, समूह। भौचक्र में 30 अंश का बराबर एक राशि मानी जाती है। और पूरा एक वर्तुल कितना 360 का होता है। और एक राशि 30 का होता है तो गुणा 12 कर दो तो 12 36, 360 अंश बन चुका है। तो एक राशि 30 अंश की डिग्री की होती है, अंश की होती है। फिर अगला आता है राशि स्वरूप का विभिन्न संज्ञाएं क्या है। राशि का जो स्वरूप है उसकी विभिन्न संज्ञाएं, संज्ञा मतलब होता है नाम। तो राशि का स्वरूप क्या होता है और उसकी विभिन्न संज्ञाएं। राशि के अंदर मतलब बात हम तारों की बात कर रहे हैं, तो तारों का स्वरूप क्या होता है, उसके विभिन्न नाम क्या दिए हुए, इसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो 12 राशि होती है, पता ही हमें 12 राशि होती है, कौन कौन सी है। अब हमने मेष ही क्यों कहा, वृष ही क्यों कहा, तो उसको हम कहने का मतलब होता है कि मेष मतलब भेड़े के समान होता है, वृष मतलब बैल के समान होता है, कर्क मतलब केकड़ावत होता है, सिंह मतलब शेर का होता है, वृश्चिक मतलब बिच्छू जैसा हमें चित्र दिखाई देता है तो इसलिए उसका नाम से कर दिया। तो इसका स्वरूप ऐसा हमें दिखाई देता, तो उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, ऐसा है, तो जिस अनुरूप उसका नाम दिया। तो अगला आता है राशि के स्वामी विचार। अब राशि उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं ये बता रहे हैं कि कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, ऐसे सूर्य का, सिंह का सूर्य होता है, धनु का और मीन का गुरु होता है, मकर कुंभ का शनि होता है। अब जो हमारे क्या है ग्रह जो स्वामी, उनको स्वामी हम कहेंगे। वृश्चिक मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक तुला का शुक्र होता है, मिथुन कन्या का स्वामी बुध होता है। तो ये हमारे जो 7 ग्रह हैं उनको उनके गुरु रख देंगे हम और 12 राशि में उसको बांट देंगे। तो कर्क का चंद्रमा हो गया और सूर्य का सिंह का सूर्य हो गया स्वामी। तो राशि के स्वामी ये होंगे। अगला क्रम में फिर ये बता रखा है कि सूर्योदय, शीर्षोदय या निशा बलि विचार। फिर अगला क्रम आता है राशियों में द्विपद दादी भेद होते हैं, द्विपद होते हैं। मिथुन कन्या तुला धनु का पूर्वार्ध और कुंभ, ये राशियां क्या है द्विपद अर्थात द्विपद राशियां होती हैं। क्योंकि इसमें क्या है स्वरूप में ये मनुष्य आकृति की दिखती हैं। तो ये क्या है, ये द्विपद हो गया। फिर ऐसे ही आता है चतुष्पद होता है क्योंकि ये पशु की आकृति के होते हैं। द्विपद मतलब जिसके द्वि मतलब 2 पद मैंने पैर, जिसके 2 पैर हो, जैसे मनुष्य का होता है। और 4 पद पशु मतलब जिसके 4 पैर है, उसको चतुष्पद बोल देते हैं। तो राशियों का द्विपद भेद भी यहाँ बताया गया है। अगला आता है दिग्बल ज्ञान होता है। फिर अगला क्रम बताया चर, स्थिर द्विस्वभाव भाव निर्णय। मेष आदि 12 राशि क्रम में चर, स्थिर और द्विस्वभाव वाली होती है। 3 भागों में इसको बांट दिया। जो स्वभाव कैसा होता है, कोई चर होगा, कोई अचर होगा, कोई द्विस्वभाव होगा। दोनों का दोनों स्वभाव उसमें होंगे, चर अचर दोनों होंगे। फिर अगला आता है राशियों का दिशापतित्व, मतलब दिशा दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर, 4 जो दिशाएं होती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके हिसाब से बता रहे हैं। फिर अगला आता है निर्जीव और सजीव राशियां होती हैं, कौन सी सजीव है कौन सी निर्जीव है। अब कर्क जो हो गया, वृश्चिक हो गया, उत्तरार्ध हो गया, मकर कुंभ मीन, ये राशियां क्या है सजीव होती हैं, अर्थात क्या है बहुसंतति होती हैं, अंकुरित युक्त होती हैं। कौन सी राशि, कर्क राशि, वृश्चिक का उत्तरार्ध, मकर कुंभ मीन, ये राशियां क्या है सजीव होती हैं, अर्थात क्या होती है बहुसंतति या अंकुरित युक्त होती हैं। ऐसी अन्य राशियों का क्या होती है, कोई बांझ होती है, कोई कम संतान वाली राशि होती हैं, कोई पूर्वार्ध निर्बीज उत्पत्ति क्षमता से रहित होती है। तो इसका क्या है बीजी और सजीव राशि के बारे में बताया। अगला क्रम आता है पुष्कर व आधान राशि क्या होती है, ये बताने का प्रयास। अगला आता है राशियों का पुष्करांश क्या होता है, ये बताया है। यहाँ पर एक प्रसंग ये 7 का पहला ये हो गया। फिर अगला आता है राशियों का तत्व और वैश्य क्या होता है, इसको बताने का प्रयास। त्रिकोण राशियां होती है 1, 5, 9 को हम त्रिकोण राशियां कहते हैं। 1, 5, 9 जो आता है
अग्नि तत्व का 2, 6, 10 होता है, पृथ्वी तत्व का 3, 7, 11, वायु तत्व का 4, 8, 12 होता है। ये जल तत्व राशियां होती है वायु तत्व। तो अब चौथी राशि क्या है, कर्क है, तो ये क्या है, जलत्व होती है राशि। जो चौथे क्रम में जो राशि आएगी वो क्या होगी, जलत्व होती है। तत्व 5 तत्व हम कहते हैं ना, जो जलत्व उसका होता है। तो ये बताने का यहाँ पर क्या है। अगला में आता है कि राशियों के धातु और सजलता क्या होती है, इसको बताने का यहाँ पर क्या है, ये बता है। अगला प्रक्रम आता है अंध राशि निर्णय क्या है, इसको बताया। फिर अगला आता है राशियों का मान क्या होता है। फिर अगला आता है राशियों का पलव तथा झुकाव, पल्व। अगला आता है राशि संधि के व गणांत क्या होते हैं। फिर राशियों का बल क्या होता है, ये बताने का प्रयास किया गया है। फिर अगला प्रक्रम क्या है, अगला प्रक्रम आता है इसके बाद अगला जो चरण वो है राशियों का दृष्टि। फिर अगला आता है राशियों के वर्ग परिज्ञान क्या है, इसके लिए फिर आगे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। नक्षत्र समूह को कहते हैं, तारों की संख्या राशियों की संख्या होती है, कर्क राशि का अधिपति होता है, तुला राशि होती है, मेषादि राशियों की 5वीं राशि किस तत्व की होती है, फिर ये बताया है। अगला क्रम में कहा है कि राशियों के वर्ग परिज्ञान क्या है, इसके बाद यहाँ पर दिया है। पहला होता है होरा, यह होरा चक्र यहाँ पर दिया गया है। अंश दिया है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन दिया गया है। ये अंश बताए गए हैं। मेष ये इसकी क्या है, क्रम यहाँ पर दी संख्या दी गई है। फिर दूसरा आता है होरा, उसका होरा चक्र यहाँ पर दिया है। दूसरा होता है देश कांड, देश कांड चक्र यहाँ पर दिया गया है। अश्विनी, अंश, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला 12 राशि हो चुकी है। ये इसका अंश दिए गए हैं। नारद, अंग, स्त्रित, ध्रुवी क्या दिए, देश दृश्य कांड चक्र दिया गया है। इसी क्रम में अगला आता है सप्तमान चक्र आता है। सप्तमान चक्र मतलब क्या था, राशियों का 7वां भाग को हम बोलते हैं। और देश कांड क्या होता है, राशि के 3रे भाग को हम बोलते हैं। और होरा क्या है, राशि के आधे भाग को होरा कहते हैं। क्या है होरा, राशि के आधे भाग को हमने होरा कहा। राशि मतलब क्या है, 30 डिग्री की होती तो 15 डिग्री की जो होगी वो होरा हो जाएगी। और अगला आता है दृश्यकांड में क्या होता है, राशि के 3रे भाग को हम कहेंगे। अच्छा भाई 3रे भाग क्या होगा, मतलब 3रा भाग क्या होता है, अगर 30 है तो 30 का 3रा भाग क्या होगा, 3रा भाग क्या होगा इसका, 3रा भाग 10, 10 तिहाई 30 यानी कि 10 अंश की जो होगी 3रा हिस्सा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो 10 अंश का देशकांड हो जाएगा। तो 10 अंश का ये हो जाएगा, 15 अंश का क्या हो जाएगा, होरा हो जाएगी। अगला सप्तमांश का राशि का 7वां भाग क्या होगा, अर्थात 30 अंश को हम भाग 7 करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सप्तमांश हो जाएगा। फिर अगला क्रम, इसी क्रम में अगला आता है नवमांश का, तो 9 भाग कर देंगे हम। राशि 30 अंश की होती है, भागा उसको 9 से दे देंगे, तो जो आएगा वो कितना उतना अंश आ जाएगा, नवमांश कहलाएगा। फिर नवमांश चक्र यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। फिर द्वादशांश मतलब उसके 12 भाग कर देंगे, 30 को भागा देंगे 12 से, जितना अंश डिग्री कला आएगा, अंश में जो आएगा कला विकला जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा द्वादशांश हो जाएगा। द्वादशांश चक्र यहाँ पर दिया गया है पूरा, ये मेष 12 राशि के द्वारा दिया गया है, पूरा अंश दिया गया है ये। फिर अगला प्रयोग आता है त्रिशांश आता है। त्रिशांश मतलब होता है राशि के 30वें भाग को हम कहते हैं। अब 30 अंश है को 30 से भागा दे देना है, तो एक अंश बचा, तो एक अंश को हम त्रिशांश बोलते हैं। ये यहाँ पर त्रिशांश चक्र यहाँ पर दिया गया है। ये विषम राशि होती है स्वामी, सम राशि और अंश दिए गए हैं। विषम राशि कौन सी, मेष, मिथुन, विषम जो राशि होती है मेष, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ होता है। सम राशि वृष, कन्या, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन क्या है, सम और विषम 2 राशियां होती है। ऑर्डर इवन जो बातें होती है। अगर आता है षठ अंश विचार क्या होता है, यह राशि का 60वां हिस्सा होता है। यहां पर 30 है तो यहां पर राशि का भी यानी कि 30 अंश को दे दे 60 से भागा तो कितना आएगा, उसका दुगना हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, षठ अंश विचार कहलाएगा, यानी कि 60वां हिस्सा जो होगा। अब 30 अंश उसके हैं तो भागा 60 से करेंगे तो कितना रहेगा, 0.5 यानी कि आधा होगा, आधा अंश, तो क्या कहलाएगा, षठांश कहलाएगा। फिर यहाँ पर उदाहरण दिया है षठ अंश चक्र यहाँ पर दिया गया है। ये किताब में पुस्तक में क्या दिया है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, उस हिसाब से हमें चलना होगा। फिर अगला इसी क्रम में आता है, ये पूरा चक्र इसको दिया गया है 2 पृष्ठ में, यही दिया है। षठ अंश चक्र क्या है, पहले इस प्रश्न में भी यही दिया है, दूसरे प्रश्न में भी यही दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, तो अगले प्रश्न में बताते हैं कि दशमांश और षोडशांश क्या होता है। राशि का 10वां भाग और वो दशांश बोलेंगे, राशि के 16वें भाग को हम क्या बोल देंगे, षोडशांश बोल देंगे। समझ में आ रहा हो, 16 होता है और दशमांश मतलब 10 होता है, तो 10वां भाग जो होगा, यानी कि 30 जो अंश है उसको भागा कर दो 16 से ही। 16 मतलब क्या है, 30 अंश से भागा कर दो 16 से और उसको 10 से कर दो, तो ये क्या जाएगा, षोडांश और दशांश, दशमांश, दश धन अंश, दशम धन अंश, तो दशमांश बन जाएगा। ये दशमांश चक्र देखा, फिर षोडशांश चक्र दे रखा है। फिर आता है विविध दृश्यकांड आता है। ये बताया है
फिर अगला आता है वर्गोत्तम नवांश, फिर चंद्रमा के पुष्करांश होते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। जन्म समय में मुहूर्त में चंद्रमा यदि निम्नलिखित राशि के निष्कर्ष अंश में हो तो पुष्करांत गत कहलाता है, यह अत्यंत शुभ होता है कहते हैं, तो ये बताने का प्रयास किया गया है। फिर अगला प्रक्रम आता है चंद्रमा के मारणधन अंश मारणांश हो जाता है, फिर द्वादश भाव हो जाता है, फिर भाव की विविध संख्या हो जाती है, जल्दी करनी पड़ेगी। फिर अगला आता है भाव का कारक तत्व आता है, तो भाव 12 होते हैं, तो इसमें पहला लग्न भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा तृतीय भाव को सहज भाव बोलते हैं, चौथे भाव को हम बोलते हैं चतुर्थ शोक का भाव बोलते हैं, पांचवें को हम बोलते हैं विद्या बुद्धि का बोलते हैं, छठे को हम शत्रु मित्र का बोलते हैं। बहुत सारी बातें दी है, पागलपन फुंसी फोड़े की, सात भग के नाभि कमर मूत्र रोग इत्यादि जो रोग इसके बारे में देखते हैं। सातवें भाव को हम पत्नी का देखते हैं, आठवें भाव को हम आयु का देखते हैं, मृत्यु का कारण देखते हैं, नौवें भाव को हम दान का देखते हैं, धर्म का देखते हैं, 10वें भाव को हम राज्य का देखते हैं, मान का देखते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा का देखते हैं 10वें भाव को। मतलब 10वें भाव में क्या क्या चीज हमने रखी है, जैसे हम कमरा होता है, कोई दुकान होता है, उसमें कौन सी चीज रखते हैं, आटा रखते हैं, चावल लगते हैं, ऐसी चीज। तो ऐसे यहाँ पर हमारे स्वरूप को देखा जाता है कि हमारा स्वरूप उसमें क्या है। अब एकादश में देखा जाता है लाभ को देखा जाता है, असफलता को देखा जाता है, बड़ा भाई, गुलामी, विद्या, धन इत्यादि को देखा जाता है। 12वें में क्या है, नेत्र को देखा जाता है, विवाह में देखा जाता है, कितना व्यय होगा उसको देखा जाता है। तो बहुत प्रश्न दिया है, भाव की संख्या रिक्त स्थान है, पड़फल संख्या राशि रिक्त स्थान है, राशि के 9 भाग को रिक्त स्थान कहते हैं, छठे अंश का मतलब रिक्त स्थान है, छठे अंश का अर्थ रिक्त स्थान है, राशि के आधे भाग को कहते हैं रिक्त स्थान है। तो फिर आता है ग्रहों का कारक तत्व क्या होता है, फिर भावों के इसका कारक क्या है इसको बताया है, फिर ग्रह का फिर ग्रहों का चर कारक तत्व क्या होता है ये बताया है। फिर आता है ग्रहों का विस्तृत कारक तत्व क्या है, सूर्य। आप ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह कितने 7 होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह हो गए। तो पहले में सूर्य को समझेंगे, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा हमारा क्या है, कविता का प्रतीक है, हमारा मन का प्रतीक है। चंद्रमा हमारा मन का प्रतीक है और सूर्य हमारा आत्मा, क्योंकि प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है, तो इसलिए सूर्य है, इसलिए उसको हम स्टार कहते हैं, इसलिए हम सूर्य कहते हैं। तो क्या है, आत्मा का प्रतीक। हमारी आत्मा भी क्या है, प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है, तो इसलिए सूर्य हमारा आत्मा का प्रतीक हो गया, चंद्रमा हमारा मन का प्रतीक हो गया, मंगल हमारा पराक्रम का प्रतीक हो गया। इसी क्रम में अगला फिर बुद्ध दिया है, विद्या का हो गया, गुरु हमारे धर्म का हो गया, शुक्र हमारा हो गया हीरामणि विवाह का हो गया, शनि हमारा क्या हो गया, जड़ता आलस्य का हो गया, राहु हमारा छल का हो गया, और इसका केतु हमारा मोक्ष का हो गया। तो फिर अन्य प्रकार का तो भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर ये बात की गई, फिर कारक के फल प्राप्ति क्या होता है ये बताने का प्रयास, फिर सारांश से कुछ बातें दी गई हैं। सारांश बातों को समझ ले आइए। सारांश में इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हमने ये जाना कि नक्षत्र किसे कहते हैं। पहली इकाई भी अभी क्या है, दूसरी इकाई पूर्ण हो रही था, राशि शील को हम समझ रहे हैं। तो राशि किसे कहते हैं, राशि हमने कहा कि नक्षत्राणाम समूह राशि कथ्यते। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां होती हैं। राशियों के भी विभिन्न स्वभाव, शील, गुण व धर्म माने गए हैं, जिनका विचार फलादेश में आवश्यक होता है। जब फल का आदेश हम करेंगे तो वहां पर आवश्यक होता है। फल का आदेश मतलब क्या होगा, फल का आदेश के लिए हमें उनका स्वरूप देखना पड़ेगा, ग्रह का स्वरूप क्या है, नक्षत्र का स्वरूप क्या है, वो हमें देखना पड़ता है। उस फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आदेश करना, फलादेश हमें करना होता है। राशियों के विभिन्न स्वभाव, शील, गुण, धर्म माने गए हैं, जिसका विचार फलादेश में आवश्यक होता है। ये 12 राशि आकाश में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग या क्रांति वृत्त पर या सूर्य के भ्रमण मार्ग पर स्थित होते हैं। कहां पर होते हैं, ये अंतरिक्ष में होते हैं। ये वलयकार प्रति क्षण पूर्व क्षितिज पर उदय होते रहते हैं। जो उदय हमें लगता है उसको हम लग्न कहते हैं। जन्म लग्न भी क्या है, में जो राशि पाप ग्रह में दृष्टि हो तो जिस अंश का वह प्रतिनिधित्व करती है उसी अंग से जातक निर्बल हो जाता है। जो राशि शुभ युक्त दृष्टि हो वही अंग पुष्ट होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को हमने 27 भागों में बांटा और 27 भागों में बांटने का 27 नक्षत्र होते हैं। और पुनः पहला नक्षत्र अश्विनी से लेकर के अंतिम 27वां नक्षत्र रेवती होता है। ऐसे हमने 12 भाग करे हैं। 12 जो नक्षत्र उनको 12 समूह में रख दिया, उन 12 समूह को हम 12 राशि कहते हैं। 12 राशि व लग्नों का मानचित्र एक विरहद विराट पुरुष के रूप में बदलाकर प्रत्येक पुरुष के नख से लेकर के नख से सिर की चोटी तक काल पुरुष के हाथ, पैर, मुख, कान आदि का स्पष्टीकरण हमने बताया। काल पुरुष के साथ पूरा शरीर को 12 राशि को हमने बांटा। जैसे हमने कहा कि कर्क राशि क्या है, वो हृदय को दिखाती है। कर्क राशि हृदय को दिखाती है, तो ऐसी अन्य राशि जो है वो हृदय को, हमारा शरीर काल पुरुष के हिसाब से हमने रखा है, विभाजित किया गया है। इसी क्रम में अगला आता है कि होरा शास्त्र द्वारा भविष्य ज्ञान किया जाता है। अश्विनी नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, भरणी के 4 पाद, कृतिका का 1 पाद। एक ब्रह्मांड के नक्षत्र गोल में मेष आकार की थी, तो एक राशि का प्रदेश में भू पृष्ठ से भी तलिका भी देखा जाता है। नक्षत्र वृत्त का 12वां विभाग
यानी कि 360 अंश को अगर 12 से भाग देता तो 30 अंश की एक राशि होती है, ये हमें ख्याल लेना चाहिए। उसका मान कितना है, 30 अंश होता है। कभी पूछा जा सकता है कि एक राशि का मान कितना होता है, कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होती है एक राशि का मान। ऐसे ही हम क्या करना है, 12 को बांट देना है। मेष आदि जो राशियां 12 होती है 27 नक्षत्र में 2.25 नक्षत्र के क्षेत्र की होती है। अब हमने 360 को 30 से करा तो 12 राशियों का नाम हमने कहा। अब हमने कहा कि 30 अंश का होता है तो नक्षत्र कितने का होगा, 13 अंश 20 कला का होगा। जैसे हमने कहा कि क्या है, नक्षत्र कितने चरणाक्षर होते हैं, 108 होते हैं। 27 गुणा 27 हमारे 27 को अगर 4 से गुणा करें तो भी 108 आते हैं, 108 आता है। और 30 को हम तारों का समूह तो 108। जैसे 27 नक्षत्र तो 27 को हमने 3 एक राशि है, एक राशि में 9 चरणाक्षर आते हैं, यानी कि 9 गुणा 12 करें तो भी 108 आता है, और 27 गुणा 4 करें तो भी 108 आता है। उसी को बताने का डिग्री ने प्रयास किया है, वही है बस। 13 अंश 20 कला राशि का एक नक्षत्र का मान होता है, और एक चरणाक्षर का मान 3 अंश 20 कला हो जाता है। ऐसे ही एक राशि का मान 30 अंश होता है, 30 डिग्री होता है। राशि क्या है, नक्षत्र समूह को राशि कहते हैं। नक्षत्र न छरति नक्षत्रम कुल उत्पन्न, कुल में उत्पन्न होना, स्वराशि अपनी राशि। तो ये बात दी गई है। परिवार शब्दावली हो चुकी है। फिर यहाँ पर दिया है बोध प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्रम आता है संबंध ग्रंथसूची सहायक पाठ्य सामग्री निबंध प्रश्न। राशि से आप क्या समझते हैं, षड वर्ग का उल्लेख करते हुए राशियों के विभिन्न अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। पहला प्रश्न। दूसरा है राशि और भावों में संबंध स्थापित करते हुए विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए, जिक्र करें। तो 2 प्रश्न खाते हैं, इकाई दूसरी पूर्ण होती है। आइए तृतीय इकाई में खंड पहला जातक स्कंद के अंतर्गत जो तृतीय इकाई है उसमें आइए प्रवेश करें। तृतीय इकाई का नाम है भाव विचार। अब ये हमने इकाई पूर्ण कर ली। इसमें संक्षिप्त मैंने पहले राउंड में हमें कुछ थोड़ा बहुत हमें कुछ बात ख्याल आ चुकी होगी। अब जो बात ख्याल नहीं आई तो उसको दूसरे राउंड में देख लेंगे, सेमी क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल में देख लेंगे। फिर थोड़ा बात और समझ में आएगी। 25 पेज बाद तो हमें समझ में आ चुकी होगी। 25 पेज के बाद फिर अगले राउंड में देखेंगे, फिर 25 अगले राउंड में देंगे, तो अगले फिर क्या करेंगे 25 में करेंगे, तो फिर ऐसे ही 100% हमारा बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, 33 दिन में हमें यही करना है। पहले 33 दिन की जो हमारा मिला है ज्योतिष के 33 दिन में हमें पहले राउंड में हमें इसी तरह से हमें बढ़ना होगा। देखना कि क्या क्या चीज में दिया गया है। फिर दूसरे राउंड में फिर और उसको हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे 3 राउंड। तो पहली बात में, फिर दूसरी बात में, तीसरी बात में तो ख्याल आई जाएगी। तीसरी नहीं आएगी तो चौथी बात में तभी ख्याल आ जाएगी। फिर नहीं भी आएगी तो फिर हमारा यहाँ पर ज्योतिष का पाठचर्या प्रश्न उत्तर चल ही रही है, तो यहाँ पर ले लेंगे। अगर चौथे राउंड में बात समझ में नहीं आई तो उसको फिर क्या कर लेंगे, पाठशाला के यहाँ से भाग हमारा शुरू हो चुका है। अभी हम यहाँ पर पाठशाला के पहला भाग है, इसमें हम स्नातक प्रथम वर्ष की ही तो बात कर रहे हैं कि जो बात समझ में नहीं आई उसको पुनः से फिर लो। अगर 4 राउंड में भी अगर नहीं आती है तो उसको फिर क्या करो, फिर लो, बार बार अभ्यास करो। बार बार समझ में लाने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार कर्म करना पड़ेगा। तो उसको बाद में यहाँ ले लेंगे। बाद में 30 राउंड में समझ में नहीं आती है तो बात कब तक नहीं आएगी, एक समय तो होगा, फिर आपको आना ही पड़ेगा। तीसरा इकाई है भाव विचार। आप देखें ये पुस्तक के माध्यम से क्या है, इकाई की संज्ञा, प्रस्तावना, उद्देश्य, भावों का परिचय, भाव के विभिन्न स्वरूप, भाव का कारकत्व, बोध प्रश्न है, भावफल, सारांश, परिभाषा शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर, सूची, निबंधात्मक प्रश्न दिए गए। अगला क्रम इसमें दिया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भाव के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाव विचार क्या है, जातक शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। जातक शास्त्र मतलब ज्योतिष का तीसरा हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। उद्देश्य में भावों को परिभाषित करने में समर्थ। दूसरा 12 भाव के महत्व को समझा सकेंगे। कुंडली में भाव के सिद्धांतों को निरूपण करने में समर्थ हो जाएंगे। चौथा उद्देश्य है भाव के स्वरूप का वर्णन। 5वां कुंडली में भाव के संबंध को निरूपण करने में आप समर्थ हो जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। भावों का परिचय में आता है, आकाश स्थित क्रांति वृत्त के 360 अंश के 12 भाग करने से 360 को अगर देते हैं, भागा हम करते हैं, भाग मतलब हिस्सा करना, यानी 360 को हम अगर तोड़ें, 12 भाग उसको करें तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। गणित को समझ लो। भाग का मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है, 360 बट्टा जो 12 हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब 360 को हमें 12 मतलब 360 मतलब की रोटी है। अब रोटी को क्या कहते हैं, पूरा 360 का वो अंश बनता है। अब उसको क्या करना है, 12 भाग में तोड़ना है, लेकिन ऐसे तोड़ना है 12 हिस्से बराबर होने चाहिए।
समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो उनको ऐसे तोड़ना है, इतने बराबर को हमें तोड़ना है कि प्रत्येक भाग क्या हो, 30 अंश 30 अंश 30 अंश का हो, मतलब प्रत्येक भाग क्या हो, समान हो, समान माप उसका हो। तो वही बता रहे हैं। तो 12 राशि होती है, तो 12 एक राशि कितने होती है, 30 अंश की। तो अन्य राशि जो शेष 11 राशि जो है वो भी क्या है, 30 अंश की होंगी। उन्हीं का नाम हमने राशि दिया। 12 विभागों का जातक, 12 विभागों को जातक शास्त्र में द्वादश भाव के नाम से हम जानते हैं। जन्मांक चक्र में इन्हीं भावों को अलग अलग तथ्यों पर विचार करके फलादेश आदि कर्मों में किया जाता है। कुंडली निर्माण प्रक्रिया में द्वादश भाव साधन किया जाता है। फलादेश आदि कार्य के लिए विभिन्न भावों का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। भावों का अगला प्रक्रम आ गया, भावों जो 12 भाव हैं, द्वादश भावों का विभिन्न स्वरूप क्या है। यहाँ पर मित्र आचार्य वराहमिहिर बताते हैं अपने ग्रंथ में, विवरण जातक में कहा कहते हैं, सूत्र के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है सूत्र। अब सूत्र क्या जिक्र तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं। अगला आता है कि भावों की संज्ञा उन्होंने बताई। भाव है, संज्ञा बता रही है। अब यहाँ पर भाव और उनका नाम, संज्ञा मतलब नाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 भाव हैं। तो पहले भाव होता है तन का, शरीर का। दूसरा भाव होता है कटु का, कुटुंब का होता है। तीसरा होता है साहित्य का। अब देखो थोड़ा सा बात यहाँ पर यही समझे। अब ज्योतिष को हमें अध्यात्म बनाना है, ज्योतिष को हमें विज्ञान बनाना है, ये हमारे हाथ में है। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भावों की संज्ञा, देखो हम बात हमें ज्योतिष अध्यात्म कैसे होगा। ज्योतिष अध्यात्म ऐसे होगा जैसे इन्होंने कहा कि प्रथम भाव जो है तनु का है, सही बात है। दूसरा भाव इन्हें कुटुंब का कह दिया। अब कुटुंब का कहने में स्वाध्याय नहीं हो रहा है, कुटुंब का कहने में अध्यात्म नहीं हो रहा है, कुटुंब का मतलब धर्म नहीं हो रहा है। कुटुंब का मतलब ये अध्यात्म मतलब क्या हो कि ऐसा यहाँ पर कुटुंब के अलावा ऐसा जो हमें हमारे स्वाध्याय का काम करे, हमारा चेहरा दिखाए। अब कुटुंब मतलब कोई और की बात हो रही है, हाँ वो तो हो ही रही है, लेकिन इसको अध्यात्म बनाने के लिए पहले ऐसा होना चाहिए। जब कुटुंब जिसे हम दूसरा लें, तीसरा बंधु आ गया, बंधु मतलब भाई की बात आ गई। स्वाध्याय हमें करना भाई से वो करना है, हालांकि संबंध तो है लेकिन वो अध्यात्म नहीं होगा, वो विज्ञान बन जाएगा। अब तीसरा पत्नी है, शादी हुई नहीं तो पत्नी से क्या ले लेना देना। स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर बताने पुत्र, पुत्र से क्या लेना देना। अध्यात्म मतलब क्या है, पुत्र से क्या मतलब। बात को समझे, बात को समझने का प्रयास हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है ये विज्ञान के तल पर हो सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर तनु कह रहे हैं तो हमारे शरीर से बात हो रही है, यानी कि हमारे निकट हमारी बात हो रही है। अब द्वितीय भाव कुटुंब का है, कुटुंब की बात मतलब पर की बात हो रही है, निकट की बात नहीं हो रही है। तृतीय भाव है सहोदर देखा है, चौथा भाव बंधु का देखा है, पांचवा पुत्र का देखा है, छठा अरे का देखा है, सातवां पत्नी का देखा है, आठवां मरण का। अब देखो मरण क्या है, किसी और का तो मरण नहीं होगा, अपना होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, थोड़ा अध्यात्म काम कर रहा है। तो आठवां जो इन्हें मरण लिखा है सही बात है, और पहला जो तनु लिखा है ये भी सही बात है। इनमें थोड़ा क्या करना है, इसको परिवर्तन करना है। अगर अध्यात्म अनिवार्य जगत में जाना है तो, स्वाध्याय करना है तो। नहीं तो कहेंगे हाँ मेरा पत्नी, फिर ज्योतिष से पूछेंगे हाँ पत्नी तो ऐसी है ना वैसी है ना। भाई पहले अपने आप को तो सुधारो। सातवां भाव में एक पत्नी थोड़ा उसमें और, सातवें भाव में और चीज भी तो सामान रखते हैं भाई। कमरा है सात, उदाहरण समझो कि सातवां कमरा हम पत्नी का कह रहे हैं, सातवां कमरे में आटा भी है, तेल भी है, और चीज भी तो रखा है। अब तेल पर क्यों कर रहे हो, तो पत्नी को ही क्यों देख रहे हो। इसके अंदर अपना एक स्वाध्याय करो ना, अपना स्वाध्याय बनाओ उसको, उसमें आपका गुण क्या है इसमें उसको लो। तो यहां पर पत्नी के लिए फिर परम हो जाएगा, मतलब हम दूसरों पर आश्रित रह जाएंगे और स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, अध्यात्म नहीं बन पाएगा भाई ज्योतिष। तो ये हमें ख्याल रखना है। बात ख्याल में आ चुकी है, नहीं आई तो फिर समझना, चिंतन करना। तो द्वादश भाव का पर्यायवाची यहाँ पर नाम दिया गया है, फिर भावों का नामांतरण यहाँ पर दिया गया है। अब इनने इसका क्या है, भावों का नामांतरण दिया। कल्प होता है, शव होता है, विक्रम होता है, गिरह होता है, प्रतिभा होता है, छत होता है, चतुर्थ होता है, रंध्र होता है, गुरु होता है, मान होता है, भव होता है, व्यय होता है इनकी। तो ये क्या है, इसके भावों का नामांतरण हो गया। फिर चतुर्स्थादि नाम दिया रखा है। इस रादि संज्ञा दी है, भाव और संज्ञा, चतुर्थ अष्टम सप्तम दशम चतुर्स्त्रम धून खज्ञा, ये दिया हुआ है। भावों का क्या है, नामांतरण इसमें दिया है। फिर आता है कट काक्षी संज्ञा हो गया, फण कर फलाशी संज्ञा हो गया, ये दिया हुआ है, सूत्र माध्यम से बताया गया है। अगला आता है फिर लघु जातक, वराह के प्रतिपादन यहाँ पर किया है।
लघु जातक क्या है, वराह मिहिर ने कर रखा है, उसमें सूत्र से कुछ ये सूत्र से कुछ बताना चाहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। अगला आता है बृहद पराशर होरा शास्त्र, होरा शास्त्र आता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र यानी कि हम होरा को ये समझे कि जो हमारा जो 3 वर्ष का हमें जो समय मिला है उसमें हम क्या करेंगे, ज्योतिष के तीसरे हिस्से जातक होरा शास्त्र को हम समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें बृहद पराशर होरा शास्त्र को, पराशर और मैत्री का जो प्रसंग है उनके प्रसंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होरा शास्त्र को समझना पड़ेगा। 3 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो पराशर बता रहे हैं मैत्रियों को, उनके बीच में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को हमें लेना पड़ेगा पहले 3 वर्ष में। तो ये बताने का प्रयास किया गया। अगले क्रम में आता है भाव लग्न साधन के बारे में बताते हैं। महर्षि पराशर जी कुछ कहना चाहते हैं। महर्षि पराशर जी कहते हैं, हे द्विज मैत्रीय। अब यहाँ पर क्या है, महर्षि पराशर क्या है, गुरु हैं, मैत्रेय क्या है, शिष्य हैं। अब हमने कहा कि जो ज्योतिष है वो क्या है, गुरु और शिष्य की परंपरा से प्रचलित है। जैसे हमने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो 7 दिन का होता है, तो वहां पर परीक्षित और सुखदेव जी कुछ प्रसंग बताते हैं। सुखदेव जी वो कहते हैं कि मैं 7 दिन का हूं, 7 दिन में मरने वाला हूं, तो मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, सुखदेव से कहते हैं। सुखदेव की बड़ा बहुत अच्छा प्रसंग है। सुख देव, सुख माने होता है तोता। पार्वती जी को शिव जी कथा सुनाते हैं, लेकिन पार्वती जी को नींद आ जाती है तो तोता भी सुन लेता है, तोता हाँ हाँ करता है, फिर वही तोता आगे जाके फिर क्या बोलते हैं, सुखदेव बनते हैं। और उसी सुख से उनका नाम सुखदेव हुआ। तो सुखदेव फिर आगे परीक्षित को बताते हैं, 7 दिन की कथा देते हैं कि जो 7 दिन में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। तो वहां पर उनका जो प्रसंग है, ऐसे ही यहाँ पर जो मित्र महर्षि जो पराशर हैं और मैत्री हैं उनका भी प्रसंग ऐसा है। तो ज्योतिष में भी क्या है, शिष्य गुरु की परंपरा से चली आ रही प्रथा है, कथा है, संस्कृति है। उसी तरह से हमें इसको भी समझना होगा। आने वाले समझ में लेंगे हम बृहद पराशर शास्त्र जो है पुस्तक के माध्यम से भी कथा, जैसे हम भागवत कथा होती है 7 दिन की, ऐसी इसको भी हम लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर पराशर और मैत्री के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा था। जैसे कृष्ण अर्जुन का बीच में वार्तालाप चल रही है, ऐसे ही पराशर और मैत्री का बीच में क्या है, वार्तालाप चल रही है कि मैत्री कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ज्योतिष के बारे में, अनिवार्य जगत में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो वहां पर उनका दोनों प्रसंग क्या चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। तो ऐसे ही उसको भी हम लेने का प्रयास आने वाले समय में पाठशाला के पहले भाग में ही हम लेंगे इसको। तो वो प्रसंग में लेना है। जो यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय फिर जो शेष जो पूरा नहीं कर पाएगा तो उसको फिर यहाँ पर पाठशाला के पहले भाग में ले लेंगे। क्योंकि पूरा विश्वविद्यालय एक साधनिक माध्यम होता है, पूरी बात में पूरी चीज तो हमें नहीं बताना पड़ता है, लेकिन हमें अगर उस क्षेत्र में अगर आगे विक्रांति लानी है, आगे करियर बनाना है, अगर उस क्षेत्र में कर्तव्य दायित्व निभाना है, तो उसके लिए फिर हम अलग अलग अतिरिक्त भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अतिरिक्त मेहनत करने के लिए हमने एक पुस्तक है पराशर और मैत्री का प्रसंग हम ज्योतिष के बीच में आता है, तो उसको हम लेने का प्रयास करेंगे कि मैत्री किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, मना शास्त्र है उसको अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे ही उसको भी हमें लेना है। क्योंकि ज्योतिष फील्ड में वहां पर, ज्योतिष क्षेत्र में वहां पर की मैत्री का मतलब किस तरह से प्रश्न आते हैं, उसको हम समझने का प्रयास वहां पर करेंगे। तो वो कहां पर, कौन सी पुस्तक वो है, बृहद होरा शास्त्र। भी उन्होंने कहा कि उस पुस्तक का नाम है, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या है इसका नाम, बृहद पराशर होरा शास्त्र। बृहद मतलब बड़ा होता है, पराशर और होरा शास्त्र, यानी कि पराशर किसके बारे में बता रहे हैं, होरा शास्त्र, अर्थात ज्योतिष के तीसरे भाग में होरा जातक के बारे में, फलित ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं। कहने का मतलब है जो हमारा मैत्री और जो हमारे पराशर उसके बीच में क्या है, ज्योतिष के तीसरा हिस्सा जो होरा शास्त्र, जातक व्यक्ति कैसे आनंदमय जीवन में रहे उसको समझने का प्रयास हमारे प्रश्न मैत्रेय जी करते हैं, पराशर जी से प्रश्न करते हैं, महर्षि पराशर से प्रश्न करते हैं। तो ये अगला प्रक्रम आता है भावों का फल। अब हम यहाँ पर सब प्रक्रम में आ जाए। भावों का कारकत्व है लग्न भाव हो गया, धन भाव हो गया, तृतीय भाव सहज भाव हो गया, चौथा भाव शोक स्थान गया, पंचम भाव छठा भाव। अब देखो हमने ये कहा कि लग्न, हमें ज्योतिष को अध्यात्म मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले भाव को हमने कहा शरीर का होता है, ठीक हो गया। अब और भी बात बता रही है, जन्म ज्ञान का, जन्म का, स्थान का, कीर्ति का, स्वप्न का, बल का, नम्रता का, स्वभाव का, आयु का, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। बहुत सारे इसके नाम, बहुत सारे इसमें क्या चीज हैं। वो कमरे में जो हमारा दुकान है, दुकान में उस कमरे में बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। तो पहले लग्न में ये चीज दे सकते हैं, लेकिन वर्ण क्या होता है, तो शरीर और वर्ण को हम 2 चीजें इसमें देखते हैं। दूसरा धन का होता है, तो धन भी हम ही करते हैं,
तीसरा सहज भाव होता है, हमारे पराक्रम का होता है। चौथा हमारा सुख का होता है, हमारा प्रेम का, प्रसंग का होता है। पंचम भाव हमारा विद्या बुद्धि का होता है। छठा हमारा छठा जो भाव हमारा क्या है, रोग का होता है। सातवां भाव हमारा मृत्यु का होता है, काम शक्ति का होता है, काम का होता है। अब बहुत सारी बात, पत्नी का भी होता है। अब पत्नी का शादी हो जाता, शादी न हो तो इसलिए हमें क्या करना, काम शक्ति तो है, ऊर्जा तो है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सातवें भाव को देखना पड़ेगा। फिर ऐसे आठवां है, आठवां हमारा आयु का होता है, मृत्यु का होता है, मृत्यु का, हम कितने जिएंगे क्या जिएंगे, तो ये चीज हमें देखना। अपनी जो हमारे तल पर बात है उसको हमें लेना होता है, तो उससे हमें क्या होगा, ज्योतिष अध्यात्म बनेगा, जीवन बनेगा। अध्यात्म मतलब क्या होता है, स्व की यात्रा, और विज्ञान का मतलब पर की यात्रा, जो बाहर है, जो प्रकट है उसकी बात को विज्ञान कहते हैं, जो अप्रकट है उसको अध्यात्म कहते हैं। अगला 9वां हो गया दान का हो गया, 10वां हो गया हमारा सम्मान का, मान प्रतिष्ठा का हो गया, 11 हमारा लाभ का हो गया, 10 हमारा हानि का हो गया, कितना पैसा कितना हानि कितना लाभ होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर दी गई है। बहुत प्रश्न पूछा गया है, भाव कितने प्रकार के होते हैं, एक भाव में कितने अंश होता है। वो तीसरा है तुला राशि चर है स्थिर, तुला राशि चर है स्थिर है द्विस्वभाव, क्या कौन सी है, मतलब चर है अचर है या द्विस्वभाव वाली है, कौन सी राशि है। पर्णफल से मतलब सूर्योदय से जन्म काल तक प्रत्येक पाला घटी के हिसाब से एक एक लग्न का प्रमाण होता है, तो ये वह लग्न होता है। फिर आता है राशियों का स्वरूप, अगला प्रकरण आता है मेष राशि का स्वरूप क्या होता है, बता रखा है। अब राशियों का भी स्वरूप होता है, राशि मतलब तारों का जो समूह है, जो तारे हैं, मतलब जो राशि कह रहे हैं उसके अंदर जो तारे जो आ रहे हैं, उन तारों का संयुक्त रूप से उनकी मित्रता का जो हम कह रहे हैं तारों का समूह है, तो तारों के समूह में क्या है, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो आपस में क्या प्रभाव करते हैं एक दूसरे से, और उसके प्रभाव से हमारा जीवन प्रभावित होता है। हमने कहा कि कोई पूरा जीवन क्या है, पूरा संयुक्त है, तो इसलिए उनका कुछ करेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा और जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसका हम शोध करना, उसका अनुसंधान करना ही क्या ज्योतिष का काम है। अब आगे बहुत दूर की नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी के आसपास जो हो रहा है उसको समझने का, वो हमारा जातक का होता है, होरा का होता है, फलित ज्योतिष का होता है। तो ज्योतिष का अगला रूप होता है, फिर वो हमारा संहिता का थोड़ा विस्तार से हमारे देश प्रदेश में देखना होता है, और सिद्धांत थोड़ा जो तंत्र है वो हमारे फिर ब्रह्मांड का और थोड़ा आगे का होता है। तो ये बात हमें समझनी है। अब यहां पर हमने कहा कि राशियों का स्वरूप क्या है, मेष राशि का स्वरूप हो गया, वृष राशि का स्वरूप हो गया, मिथुन राशि का स्वरूप हो गया, कर्क राशि का स्वरूप क्या है। अब कर्क राशि का स्वरूप, अब स्वरूप ने बताया गया है कि कर्क राशि जो होती है वो क्या होती है। कर्क राशि का स्वरूप क्या होता है, पार्टनर वर्ण का होता है, वंचारी होता है, विप्र वर्ण का होता है। तो कर्क राशि विप्र बना होता है, ब्राह्मण वर्ण का, मतलब जो ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करे वो, ये इसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, राशि का स्वरूप। तो किसी व्यक्ति का कौन सी राशि है, ये भी उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। अब ये कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वरूप क्या है, विप्र वर्ण का है। मतलब वर्ण मतलब हमने कहा जीवन के 4 भाग करो, व्यक्ति के भी 4 भाग करो, जीवन के 4 भाग हमने करा, उसको हमने गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास कहा। व्यक्ति के भी हमने 4 विभाजन करा, तो उसको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा। तो ऐसे विप्र वर्ण मन होता है विभाजन, तो विप्र मन हो गया ब्राह्मण। तो कर्क राशि का स्वभाव क्या है, स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, विप्र वर्ण का है। तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, चिंतन मननशील वाला व्यक्ति होगा। ये बातें ख्याल रखनी। तो ये राशि से भी समझ में आता है कौन सी राशि है, तो उससे ऐसा अच्छा राशि तो विप्र वर्ण वाला, चिंतन मनन करने वाला, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला होगा, चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति होगा। तो ये राशि के स्वरूप कैसा है उससे पता चल जाता है। मतलब राशि क्या है, हम राशि देखते हैं तो राशि से हम यही देखते हैं कि उसका वर्ण मिल जाए, उसका स्वरूप मिल जाए। व्यक्ति का स्वरूप के बारे में पता है हमें नहीं चल पाएगा। ज्योतिष है वहां पर फलादेश करेगा, उसका भविष्यवाणी करेगा, तो उसके लिए वो पहले देखेगा अच्छा राशि ये है। अब राशि का स्वभाव क्या होता है, उसके अनुरूप उसके स्वभाव का काम बन जाएगा। मतलब राशि को स्वभाव को समझेगा तो दर्पण से उस व्यक्ति के उसका छवि उसको दिख जाएगी, वो दर्पण का काम करेगा और उसकी छवि, उसका चेहरा दिख जाएगा उसमें। तो ये राशि ये होती है। तो राशि क्या है, दर्पण एक साधन है उससे व्यक्ति के छवि को देखने का, चेहरे को देखने का, इसको देखने का। अगला सिंह राशि होता है, फिर कन्या है, स्वरूप तुला का है, फिर वृश्चिक का है, धनु का है, फिर मकर का, फिर कुंभ का, फिर मीन से राशि का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है।
फिर होरा लग्न साधन कैसे करते हैं इसको बता रखा है। होरा लग्न का साधन कैसे किया जाता है यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से दिया है। फिर घटी लग्न साधन कैसे होते हैं यहाँ पर दिया गया है, सूर्योदय से ये बताया है, उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद अगला प्रक्रम आता है भावफल क्या है, तनु भावफल। अब भाव हमने कहा 12 होते हैं, तो पहला भाव को हम तनु मतलब शरीर का कहते हैं, दूसरे को हम धन का कहते हैं, ये भी ठीक है, चलो अध्यात्म बन रहा है, धन तो हम ही कमाएंगे, व्यक्ति कमाता है, तन हमारा शरीर ही होता है, ये अध्यात्म की बात हो रही है। अब तीसरा इनने कहा क्या है, सहज भाव का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, तो पराक्रम हमारे भाई है, तो ये भी अध्यात्म का काम कर रहा है। सुख भाव होता है, सुख हम रहेंगे, व्यक्ति बन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी अध्यात्म का काम कर रहा है। चौथा पंच भाव हमारा क्या है, पंच भाव हमारा पंचम भाव क्या है। अब यहाँ पर पंच भाव और छठा भाव जिक्र नहीं करा, निकले षष्टम भाव लिख दिया, पंचम भाव लिख दिया। फिर अगला क्रम आता है, ये थोड़ा इनके जो लिखने वाले व्यक्ति हैं थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनने यहाँ पर तीसरे भाव को सहज भाव फल कहा, चौथे को शुभ भाव कहा, पांचों को पंच भाव कह दिया, बस हो गया। क्या स्वरूप है इसका, पंच भाव लिख दिया, षष्टम भाव लिख दिया, षष्ठ भाव क्या था वो बताया नहीं। फिर अगला सातवां भाव, सातों को लिख दिया इनने। अब छठा है, छठा का एक भाव आता है, यहाँ पर कारक रोग आता है, कुष्ठ रोग कारक आता है, यहाँ पर कुष्ठ रोग कारक आता है। फिर सातवां भाव यहाँ पर दिया गया है, सात भाव हमारा आठवां भाव, फिर नौवां भाव, आठवां का एक भाग और आता है अधिकार अधिकायु कारक योग आता है। फिर नौवां भाव आता है, फिर 10वां भाव दिया है, यहां से वेदांत शुरू होकर सूत्र यहाँ पर दिया गया, यहां से प्रारंभ किया इनने, यहाँ पूर्ण कर दिया, द्वादश भाव का फल बताया, द्वादश भाव का क्या फल क्या परिणाम होगा उसके बारे में। फिर एकादश भाव है, यहाँ सूत्र से यहाँ सूत्र होता है, इसको हिंदी में बताया तो इसको ये बताया, यहाँ पर वेदांत पूरा हो गया। फिर द्वादश भाव आ गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ सूत्र है, एक सूत्र है, दो सूत्र है, तीन सूत्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पूर्ण हो गया। तो ये क्या है, द्वादश भाव यहाँ पर दिए गए, वहां पूर्ण हो रहा है। तो सारांश कुछ बात है समझे इस इकाई में। हमने समझा इस इकाई में कि आकाश स्थित क्रांति वृत्त के 360 अंशों के हमने क्या करा, जो 360 अंश है, जो पूरा हमने एक वर्ग लिया, जो रोटी ली, उसको हमने 12 भाग उसके करे, और एक भाग कितना हुआ, 30 अंश का हुआ, कि कूड़ का मान एक राशि का मान हुआ। उन्हीं 12 भागों को हमने जातक शास्त्र में द्वादश भाव से हमने नाम से जाना, उन्हीं को हम फिर हमने क्या करा, 30 अंश का हमने कहा, तो 30 अंश का मतलब 12 भाग हो गए, तो 12 भागों को हमने क्या कहा, जातक शास्त्र में, हुरा शास्त्र में, फलित ज्योतिष में हमने इसको द्वादश भाव नाम दिया, द्वादश कोष्ठ। अब भाव हृदय के तल पर हम कह रहे हैं, हृदय के तल पर बात को ले जा रहे हैं, और मस्तिष्क के तल पर हम कोष्ठ कहेंगे, कमरा कहेंगे। जन्मांग चक्र में इन्हीं 12 भावों से अलग अलग तथ्यों का विचार फलादेश कर्म में किया जाता है। कुंडली निर्माण प्रक्रिया में भी द्वादश भाव मतलब 12 भाव का साधन किया जाता है। फलादेश आदि कार्य में भाव का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के जातक स्कंद में भाव विमर्श एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर समस्त जातक स्कंद निर्भर रहता है। भाव के ज्ञान भाव में हम जातक स्कंधोत्र समस्त फलादेश कर्तव्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। राशि नक्षत्र ज्ञान के साथ भावों का ज्ञान भी परम आवश्यक है। राशि के साथ नक्षत्र का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि राशि के अंतर्गत ही राशि को ही जो हम कह रहे हैं उसको हम नक्षत्रों के समूह को कह रहे हैं, और नक्षत्रों को समझने के लिए हमें तारों को समझना होगा। इस अध्याय में हमने भावों की परिभाषा के महत्व उसकी जानने वाली समस्त फलादेश को समझने का प्रयास किया। होरा फलित क्या है, ये हमने परिभाषित शब्दावली दी गई है, बहुत प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची 2 प्रश्न पूछे गए निबंध। पहला है भाव से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है, द्वादश भावों की सविस्तार उल्लेख करो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, द्वादश भाव से फलादेश आदि कर्तव्य का विस्तारपूर्वक विवेचना करें। तो ये 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। इसी के साथ क्या है, तीसरी इकाई पूर्ण होती है। अब आइए हम पाठशाला के पहले भाग की ओर आइए प्रवेश करें। पहले भाग में हमें ये बात करनी है कि हमने पहले वर्ष में हमने ब्रह्मांड एवं काल जन्म कुंडली निर्माण 2 पुस्तक हमारे पास, जैसे हमने कल कहा, ऐसे ही हमारे पास प्रथम वर्ष में हमने क्या समझा था, ब्रह्मांड एवं काल, और उसको समझा था जन्म कुंडली निर्माण। इन 2 प्रश्न पत्र की हमने बात की थी, क्योंकि हमें जो हम प्रथम वर्ष में अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाए उसको अभी हम तैयार करते हुए चलेंगे। तो पहले जो प्रश्न पत्र, ये 2 प्रश्न पत्र थे, कल 2 प्रश्न पत्र थे हमारे पहले वर्ष में। ये 2 प्रश्न पत्र ब्रह्मांड एवं काल जन्म कुंडली निर्माण, इस तरह से क्या था, स्नातक प्रथम वर्ष का में ज्योतिष विषय था। तो एक भाग ये था, तब जाके ज्योतिष का पहला स्नातक वर्ष पूर्ण हुआ था। तो हम बात करें ब्रह्मांड, पहले प्रश्न पत्र की हम बात करें ब्रह्मांड एवं काल की।
तो ब्रह्मांड हमने क्या था, उसके अंदर अंदर हम उसी के स्वरूप हमने क्या करा, भूमंची ज्योतिष पाठशाला प्रसारण बीजेपी स्वाध्याय यूट्यूब द्वारा प्रस्तुति भूमंची ज्योतिष पाठशाला प्रस्तुति ज्योतिर्मय देह चिकित्सा था ज्योतिर्गमय। तो इसी के अंदर जो हमारा जो बीजेपी स्वाध्याय यूट्यूब द्वारा है, इसका भी ध्येय जो था उसी को ऊपर हमने कृति स्वरचित कृति हमने कहा था, उसको हमने साझा किया था। इसको एक बार और साझा कर दें। बीजेपी का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानस तनु का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, तरह तरह के जीवन में साधन स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण, मानस तनु का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, तरह तरह के जीवन में साधन स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण, ब्रह्मांड में है दो साधन, ब्रह्मांड में है दो साधन, एक है ब्रह्म एक है अंड। एक ब्रह्म मतलब जो हमारा मूल है जो अप्रकट है उसकी, और अंड मतलब जो हमारा प्रकृति है जो प्रकट है, अप्रकट और प्रकट। ब्रह्मांड में है दो साधन, एक है ब्रह्म एक है अंड, सृष्टि में है प्रकृति के दो प्रगम, एक केंद्र दी परिधि एक परिधि केंद्र का प्रगम। अर्थात हमने केंद्र से परिधि की ओर जब हम यात्रा करते हैं तो अवतार होता है, और जब परिधि से हम केंद्र की ओर यात्रा करते हैं तो हमारा जन्म होता है। पहले क्रम में किया जो दर्शन हो न जाए इस क्रम का विस्मरण, दूसरा क्रम में आए जो दर्पण केवल इसी का रहे न स्मरण, दूसरा क्रम का सतत स्मरण बन जाए बंधन का कारण, इस बंधन से होना है निर्बंध, हुआ है शिक्षा दीक्षा विद्या का सृजन, करो दर्शन ब्रह्मांड का जड़ चेतन के मिश्रण का। अब जो हम ब्रह्मांड कह रहे हैं तो ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में संयुक्त है। ब्रह्म और अंड की हम जो बात कर रहे हैं वो हम केवल समझने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी में क्या है, रेखाएं हैं, काल्पनिक हम रेखाएं खींचते हैं, कोई ऐसे हमारी गड़ी हुई रेखाएं ऐसी है नहीं, हम काल्पनिक खींचते हैं। तो ऐसे समझने के लिए हम उसको मन बुद्धि से समझने के लिए इसको हम केवल विभाजन करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का मूल है ब्रह्म, तो कहा कि करो दर्शन ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का दर्शन करो, जैसा है वैसे देखो, तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ना उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का स्वभाव है तोड़ना। कोई वैज्ञानिक अगर फूल के बारे में समझने का प्रयास करेगा तो तोड़ेगा उसको, लेकिन तोड़ने से क्या जाता है, उसकी सौंदर्य खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये वैज्ञानिक को ख्याल नहीं है। करो दर्शन ब्रह्मांड का जड़ चेतन के मिश्रण का, यानी कि चेतन और ब्रह्म और मूल और प्रकृति को देखो। तो ऐसे करें, करो दर्शन ब्रह्मांड का जड़ चेतन के मिश्रण का। अब जड़ और चेतन का हमें क्या करना है, मिश्रण करना है। चेतन का, जड़ का मतलब होता है प्रकृति, चेतन का मतलब है ब्रह्म अर्थात आत्मा। प्रकृति के प्रकृति मूल योग का दर्शन, प्रकृति और मूल योग का मतलब प्रकृति मतलब जो हमारा बाह्य है और अंतस जो है का योग का जो दर्शन कर रहा है, प्रकृति मूल योग का दर्शन देखने की कला का अद्भुत लक्षण। ब्रह्मांड का मूल है ब्रह्म, ब्रह्मांड का परिधि है अंड, बीजेपी का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानुष तनु का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण। ब्रह्मांड के मूल का साधन ध्यान साधना एकमात्र साधन, ब्रह्मांड के मूल का साधन ध्यान साधना एकमात्र साधन, ब्रह्मांड के प्रकृति का साधन भक्ति प्रेम चिंतन का मंथन। अब देखो, हमने ब्रह्मांड के मूल का हमने साधन कहा तो ध्यान साधना था। ब्रह्म की बात में अगर हम जगत में जाना तो हमें ध्यान हमें होना पड़ेगा, ध्यानस्थ हमें होना पड़ेगा, तब जाके मूल जो है उसको हम समझ सकते हैं, उसको अनुभूति हम कर सकते हैं, उसका अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। समझ का जो शब्द है अंडरस्टैंडिंग, वह मूल जगत से ही आती है, और अनुभव जो हम एक्सपीरियंस से कहते हैं वो प्रकृति की तरफ आता है। कहें कि जो हमने समझ हमारी जो थी वो हमारे अंतर जगत की बात थी, आत्मा के चेतन के तरफ बात थी। उसी को जब हम क्या है आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो जाकर वो अनुभव बनता है, तो जाकर एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है।
तो ब्रह्मांड के मूल का साधन क्या है? केवल एकमात्र साधन ध्यान है। ध्यान में हमें ध्यान को साधना है। साधना किसकी करनी है? हमें केवल ध्यान की करनी है। एकमात्र साधन क्या है? ध्यान साधना है। ब्रह्मांड के प्रकृति का साधन अब ब्रह्मांड में जो प्रकृति जो है, ब्रह्मांड के अंदर जो प्रकृति का एक छोर प्रकृति है, जो प्रकट है उसको हम प्रकृति कह रहे हैं। उसके अंतर्गत 3 चीजों पर हमें मंथन करना है। पहला है भक्ति, दूसरा प्रेम, तीसरा चिंतन। हमने कहा ना प्रकृति क्या है? त्रिगुणा है। तो 3 तल यानी कि सत्व रज और तम की हम बात कर रहे हैं। सत्व तल पर भक्ति, दूसरा काव्य हृदय तल पर प्रेम, चिंतन मस्तिष्क तल पर। तो प्रकृति के 3 गुणों को हमने कहा। तो ब्रह्मांड के प्रकृति के साधन भक्ति प्रेम चिंतन का मंथन हमें करना है। ब्रह्मांड के मूल का साधन ध्यान साधना, एकमात्र साधन ब्रह्मांड के प्रकृति का साधन, ब्रह्मांड के प्रकृति का साधन भक्ति प्रेम चिंतन का मंथन। ब्रह्मांड के प्रकृति के 2 रूप, काव्य शास्त्र जीवन स्वरूप। अब हमने कहा कि ब्रह्मांड के 2 रूप भी हैं, एक काव्य एक शास्त्र। मतलब ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, प्रकृति के 2 रूप हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्रीणता एक पुरुषता, एक काव्य है एक विज्ञान है। प्रकृति के अंदर क्या है? विज्ञान और काव्य 2 चीजें हैं। प्रेम और चिंतन 2 चीजें हैं। यानी कि एक काव्य एक शास्त्र है। शास्त्र मतलब विज्ञान। तो प्रकृति के 2 रूप हैं, स्त्री और पुरुष, स्त्रीण और पुरुषता की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के प्रकृति के 2 रूप, काव्य शास्त्र है जीवन स्वरूप। बीजेपी का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण। मानस तन का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण। जीवन के हैं 4 विभाजन, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का संकलन। व्यक्ति के वर्ण का क्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म। ब्रह्मांड के मध्य में सेतु मन, जिसका कर्म ही करना भ्रम। बीजेपी का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण। तरह तरह के जीवन में साधन, स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण। तो ये हमें समझना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात भी आगे ये कविता और आगे जा सकती है, जाएगी, क्योंकि हमने इसको मन पर भी तो करा है। फिर आगे अहंकार होता है, माया मोह हम कह रहे हैं। हमने यहाँ पर बात इसको करी है कि मन में क्या है? मन भी तो आता है, माइंड भी तो है, जो ब्रह्म और अंड के मध्य सेतु का काम, ब्रिज का काम करता है मन। और मन की चिकित्सा करने के लिए हमने क्या करा? अभी हमने कहा शिक्षा दीक्षा विद्या का सृजन हुआ है। और दूसरा हमने कहा कि पहले क्रम में जो किया जाता है, जो पहले हम जब गर्भ में आते हैं तो उसमें केवल हम बहुत सारे परमात्मा से कहते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ करूंगा, आपका स्मरण निरंतर, आपका मैं ध्यान रखूंगा, आपको याद करूंगा, स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे हम गर्भ से बाहर आते सब भूल जाते हैं। तो यही कह रहे हैं पहले क्रम में किया जो दर्शन हो न जाए, इस क्रम का विस्मरण। जो हम गर्भ में हमने कहा, जो परमात्मा से हमने वादा किया है, उस वादा को भूल नहीं जाना है। तो इस पंक्ति में, इस पद में हमने यही कहा कि पहले क्रम में किया जो दर्शन हो न जाए, इस क्रम का विस्मरण। दूसरा क्रम में आए जो दर्पण हो, केवल इसी का रहे नहीं स्मरण। अब दर्पण मतलब क्या है? यहाँ का माया मोह जाल में फंस गए, तो इसी का ही अगर स्मरण रहेगा तो दूसरा क्रम में आए जो दर्पण, दूसरा क्रम में आयोज्य दर्पण, केवल इसी का रहे न विस्मरण, इसी का ही हमें स्मरण नहीं रखना है। दूसरा क्रम का शब्द स्मरण बन जाए बंधन का कारण। और ये दूसरे क्रम का विज्ञान का अगर हम बात ख्याल रहेगी तो ये हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। बंधन से निर्बंध होने के लिए शिक्षा का, दीक्षा का, विद्या का क्या है? सृजन हुआ है। ये हमें ख्याल रखना है। तो ये हमने साझा करने का प्रयास किया आज की बात है। तो पाठशाला के पहले भाग में आज हमने स्वरज कृति जो ब्रह्मांड और काल के हमने पहले स्थान प्रथम वर्ष में देखा, तो पाठशाला के पहले भागों ने यही समझने का प्रयास किया। मानना है नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव पर जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।